हाँ, सारे लोग तो आ ही गए। चलिए, कोई सो तो नहीं रहा ना सुनते सुनते? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। मतलब सुबह सुबह नाश्ता करके बैठने में बड़ा अच्छा नींद आती है। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस लौटते हैं अपने पीए सिस्टम कंप्यूटराइज की तरफ में, जहां पर कि अनाउंसमेंट या जो भी आपको जो सोर्स साउंड सोर्स है वो कंप्यूटर ही है। वहां से ही हम लोगों को साउंड को जनरेट करके इंफॉर्मेशन जनरेट करके नेक्स्ट एंड तक पहुंचाना है, यानी पैसेंजर एंड तक पहुंचाना है। तो कुछ चीजें कॉमन होती हैं, वो कोई भी आप सीपीयू ले लें जिससे कि अनाउंसमेंट कराना चाहते हैं, उसमें 3 तरह की फाइलें हैं जो कॉमन होंगी। ठीक है, 3 तरह की फाइलें कौन कौन सी भाई? एक तो कोई भी अनाउंसमेंट सिस्टम होगा तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, सही बात है। कंप्यूटर में साउंड हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, वो भी ठीक है। कंप्यूटर को आप इंफॉर्मेशन को कैसे दूर तक ले जाना चाहते हो, क्या वो एम्पलीफायर के साथ ले जाना चाहते हो या विदाउट एम्पलीफायर लेके जाना चाहते हो? मान लो सीपीयू से डायरेक्टली आपने कोई स्पीकर जोड़ दिया, आजकल जो बहुत सारे मल्टीमीडिया स्पीकर आ रहे हैं, तो भी आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो। बट वो कितने दूर के लिए? वो बस एक क्लोज प्रीमाइजेस के लिए है कि छोटे से एरिया में ही हमें इंफॉर्मेशन डिलीवरी कर देनी है। जैसे नॉर्मल प्रोग्राम वगैरह होते हैं, छोटे मोटे घरों में प्रोग्राम होते हैं, ऑफिसेस में होते हैं, तो उसमें वैसा हो सकता है। लेकिन जब आपको काफी दूर तक पूरे ओवरऑल अगर प्लेटफॉर्म की बात कर लें, पूरे स्टेशन प्रीमाइजेस की बात कर लें, सब जगह अगर आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है, तब फिर वो डायरेक्ट सीपीयू जो है इंफॉर्मेशन पूरे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं भेज सकता। उसके लिए उसको बीच में कुछ बूस्टर एलिमेंट लगाने पड़ेंगे, एक ड्राइवर लगाना पड़ेगा जो सीपीयू से निकल रहे साउंड को इजी वे में, कन्वीनियंट वे में पूरे प्लेटफॉर्म पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो यही काम करता है आपका एम्पलीफायर, यानी हमें सीपीयू और एम्पलीफायर को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो सीपीयू और एम्पलीफायर को जोड़ने के लिए आपके पास एक कनेक्टिंग कॉर्ड होना चाहिए, ऑडियो केबल होना चाहिए, दोनों छोर पर उसका जो सुटेबल कनेक्टर्स होते हैं, जैसे सीपीयू के एंड पर 3.5 मिलीमीटर जैक वाला कनेक्टर और एम्पलीफायर की तरफ में 6.3 मिलीमीटर जैक वाला कनेक्टर लगेगा। इन बिटवीन जो केबल है वो लास्ट टाइम भी आपको बताया मैंने, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड 2 तरह की होते हैं। डिपेंड करता है कि आप को कौन सा अवेलेबल हो पा रहा है। अगर मान लो कि 2 कोर वाला भी हो रहा है, ट्विन कोर वाला, तो भी चल जाएगा, चलने में कोई समस्या नहीं है। बट हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि हमें 3 कोर वाला ऑडियो केबल ही इस्तेमाल करना है सीपीयू और एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब सीपीयू सिर्फ रख देने से तो नहीं होगा, अनाउंसमेंट करना है या कुछ साउंड जनरेट करना है तो इसके लिए हमें प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस की जरूरत पड़ेगी। बट वो प्री रिकॉर्डेड मैसेज को प्ले कैसे करेंगे, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लोग गाना सुनते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू में या पीसी में हम लोग कुछ ऑडियो फाइल्स स्टोर करके रखे रहते हैं और उसको मीडिया प्लेयर के माध्यम से हम लोग प्ले करते हैं। तो जो एक्चुअल जो साउंड सोर्स है वो है आपका प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस, यानी वो ऑडियो फाइल्स। उसको प्ले करने का तरीका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से हम उस साउंड फाइल्स को प्ले कर रहे हैं और प्ले करके इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट ये तब के लिए ठीक है जब हमें कुछ लिमिटेड फाइल्स के ऊपर वर्क करना होता है, 10, 5, 15, 20 फाइल्स हमारे पास में हैं और उन्हीं को प्ले करके हमें इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते रहना है फ्रीक्वेंट बेसिस पे, तब तो ठीक है। उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस जो हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही काम हमारा बन जाएगा। ओके, बट अगर ये फ्रीक्वेंटली चेंजिंग डेटा है, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग का मतलब कि अभी जो इंफॉर्मेशन है 5 मिनट के बाद वो चेंज हो सकता है, 10 मिनट के बाद वापस चेंज हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें डेटा को मॉडिफाई एडिट करने की परमिशन दे और उसके हिसाब से हमें जो कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं वो जो है प्ले होते रहे और सामने वाले जो पैसेंजर हैं या कोई भी व्यक्ति विशेष है उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे ट्रेन रनिंग सिस्टम में यही काम करता है हमारा कंप्यूटराइज्ड अनाउंसमेंट सिस्टम। ओके, अब आपका एक स्टेशन है,
आपके स्टेशन पर मान लो छोटा स्टेशन है तो 10 ही ट्रेन रुकती हैं, बड़ा स्टेशन है तो पूरे वीक में 500 से ज्यादा ट्रेनें रुक रही हैं, ये भी हो सकता है। 10 ट्रेनें हैं या 500 ट्रेनें हैं, स्टेशन के फंक्शनैलिटी के ऊपर है कि छोटा स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है, कौन से क्लास का है, क्लास बी है कि क्लास ए है या ए प्लस प्लस में है। ठीक है, वो फंक्शनैलिटी के ऊपर में होती है कि कितनी ट्रेनें यहाँ हाल्टिंग पे हैं, कितनी रुकेंगी, कितनी आगे जाएंगी, कितनी रन थ्रू में है। बट सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन ये है कि ट्रेन से संबंधित इंफॉर्मेशन को ही हमें पैसेंजर को डिलीवर करना है, और ये इंफॉर्मेशन स्टैटिक नहीं होते, ये स्टैटिक रियल टाइम इंफॉर्मेशन होते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कि हर एक 5-10 मिनट में चेंज भी हो सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन स्टैटिक होते हैं, जैसे ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन होंगे। बट वो कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, ये बिल्कुल आप सटीक फिक्स नहीं कह सकते। वो रनिंग इंस्टेंसेस के हिसाब से वो वैल्यू चेंज होती रहती है। प्लेटफॉर्म की बात कर लें, प्लेटफॉर्म भी आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, बहुत सारी ट्रेनों को हमने डिसाइड कर रखा होता है कि हाँ ये इसी प्लेटफॉर्म पर आके रुकेगी। बहुत बार क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म्स चेंज होते हैं, यानी ये डेटा भी चेंज हो गया। मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो दो कैटेगरी में बट गया, एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन और एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन। और इन दोनों इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से कंपाइल करके हमें पैसेंजर को डिलीवर करना है। और ये काम किससे होता है, कंप्यूटराइज्ड अनाउंसमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंप्यूटराइज्ड अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर होंगे उसमें 3 फाइल्स रहेंगी ही रहेंगी। ध्यान दीजिएगा, 3 फाइल्स रहेंगी ही रहेंगी। पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइल। एप्लीकेशन फाइल्स किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन फाइल्स, जिसको आप EXE भी कहते हैं, .exe। दूसरा होता है डेटाबेस फाइल, जिसमें ये जो ट्रेन से संबंधित जो इंफॉर्मेशन हैं उसको हम लोग एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट लिख के स्टोर करके रखते हैं, उसको कहते हैं डेटाबेस फाइल। तो पहला हो गया .exe फाइल या एप्लीकेशन फाइल। दूसरा होता है डेटाबेस फाइल, जिसमें कि सारे टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखेंगे, ट्रेन से संबंधित सारी जानकारियां। और तीसरी होती है, तीसरा प्रकार का जो फाइल है वो है ऑडियो फाइल्स या साउंड फाइल्स, या इसको बोलते हैं वेब फाइल्स। कहीं कहीं ऑडियो फाइल्स भी लिखा रहेगा, साउंड फाइल्स भी होगा। वेब फाइल्स, वेब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ऑडियो फाइल्स होते हैं इनका एक्सटेंशन होता है .wav, .web, इसलिए इसको हम लोग वेब फाइल्स भी कहते हैं। जैसे ऑडियो फाइल्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं, हम लोग .mp3 बहुत जानते हैं कि .mp3 फाइल्स पहले से काफी फेमस फाइल्स हैं, ये सब एक्सटेंशंस हैं फाइल्स के। वैसे ही अनाउंसमेंट के लिए जो हमारे ऑडियो फाइल्स होते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .wav, .web। ओके, तो ये 3 फाइल्स जब रहेंगे तभी आपका अनाउंसमेंट सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, अब ये 3 फाइल्स जो हैं ये आपके पीसी में कैसे इंस्टॉल किए जाएंगे, कैसे वहां प्लेस्ड किए जाएंगे, इसका भी अलग अलग तरीका है। इसका भी अलग अलग तरीका है। तरीका कहने का मतलब कि कुछ वेंडर्स ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं अनाउंसमेंट का, जिसको हम लोग डी ड्राइव में रख दें, ई ड्राइव में रख दें, तो भी वहां से वो रन कर जाता है। उसका बस एक आइकॉन जो है यानी डेस्कटॉप आइकॉन, वो हम लोग डेस्कटॉप पे रख लेते हैं और जब क्लिक करते हैं तो वो ई ड्राइव या डी ड्राइव कहीं से भी वो रन कर जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो पूरा का पूरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग सी ड्राइव में ले जाके रख दें। सी ड्राइव में रखने का तरीका होता है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या रन करके उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दो अलग अलग तरीके से फाइलें रन हो सकती हैं। एक जिसको पहले से रन करने की जरूरत नहीं है, वो जिस ड्राइव में रखोगे वहीं से रन कर जाएगा। और दूसरे में हमें पहले उसको इंस्टॉल करके सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में अटैच कर लेना पड़ता है, फिर वहां से उसको रन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इन सब में कॉमन चीज यही है कि जो भी हमारे ये अनाउंसमेंट सिस्टम्स की फाइल हैं, आप पहले तो ये सीखिए कि वाकई ये किस ड्राइव में रखने से रन कर रही है, या वेंडर ने यानी कॉन्ट्रैक्टर ने
किस ड्राइव को इसका लोकेशन बनाया है, इस सॉफ्टवेयर का पूरा पैकेज, जो सॉफ्टवेयर पैकेज फाइल्स बोलते हैं, उसको कहाँ रखने की इसने परमिशन दी हुई है। और फिर वहां से वो पाथ सेट कर देता है कि डी ड्राइव में है तो डी ड्राइव से रन करेगा, ई ड्राइव में है तो ई ड्राइव से रन करेगा। बट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आपको इंस्टॉल करके सी ड्राइव में लाना ही पड़ता है। सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा तभी वो वहां से रन करेगा। तो पहले तो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया है, वो हमें सीख लेनी चाहिए अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अलग अलग वेंडर किस तरीके से प्रक्रिया अपनाते हैं फील्ड में। ठीक है, अब एक छोटा सा डेमो है, मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पर क्या किया गया है। इस पीसी में, जैसे ये मेरा डेस्कटॉप आपको दिख रहा होगा, इसमें माई कंप्यूटर में मैं गया। अब देखिए इतने सारे हमारे पास ड्राइव्स हैं। अभी जैसे ये जी ड्राइव है, एच ड्राइव है, एफ है, ई है, डी है। अब वेंडर क्या करेगा कि इन सी ड्राइव को छोड़ के बाकी जो दूसरे ड्राइव्स है, इनमें कहीं भी वो सॉफ्टवेयर रख सकता है, अगर उन्होंने ऐसा डिजाइन किया होगा तो वो डी में भी रख सकता है, एफ में भी, जी में भी, एच में भी, कहीं भी रख सकता है। दूसरा तरीका है कि पहले जो एप्लीकेशन फाइल है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना EXE फाइल, उसको रन कर लेते हैं पहले। अगर उसको रन करने से वो क्या होगा कि सी ड्राइव में आ जाएगा। सी ड्राइव में भी आपको दो तरीके हो सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर पैकेज है, जैसे यहाँ पे PAS है, ये प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, यहाँ ऐसे ही रखा हुआ है, सी ड्राइव में बाहर ही रखा हुआ है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है रतलाम में, बड़ौदा में काफी जगहों पे चल रहे हैं। तो पीएस का क्या गया कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज जो उठा के सी ड्राइव में यहाँ रख दिया गया है। देखिए सी ड्राइव में बाहर ही रखा हुआ है ना, ये फोल्डर जो है बाहर ही रखा हुआ है। बहुत बार क्या होता है कि रन करना जब पड़ता है, पहले से जब किसी EXE फाइल को रन किया जाता है तो वो इस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आ जाता है। ये देख रहे हो आप, बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं यहाँ पर। इसी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा उस सॉफ्टवेयर के नाम से। ठीक है, तो सी ड्राइव में भी रन करने का दो तरीका होगा कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही उठा के लाके सी ड्राइव में रख दिया बाहर ही, और दूसरा कि EXE फाइल को रन करके पहले इस प्रोग्राम फाइल्स में उसको अटैच कर दिया जाता है। जैसे ये सारे नाम जो दिख रहे हैं ना, वैसे ही एक नाम, उसी नाम का फोल्डर आपको यहाँ भी दिखेगा। IPIS का या जो भी आजकल नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं अनाउंसमेंट सिस्टम से रिलेटेड, वो यही दिखते हैं। IPIS का फोल्डर यहाँ बन जाएगा, उसमें दिखेगा। या उसी से मिलता जुलता अगर कोई सॉफ्टवेयर है जिसका फोल्डर यहाँ क्रिएट होता हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस नाम से बना है यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है अनाउंसमेंट का, जिसको हमने यहाँ पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज को ही उठा के यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इसका नाम है PAS, प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट सिस्टम इसका नाम दिया है इनने, कंपनी वालों ने। इसको ओपन करके देखें कि क्या क्या है इसमें। देखिए इसमें कुछ फाइल्स जो है पहले से आपको उपलब्ध मिलेंगी। ये है डेटाबेस फाइल। आपके पूरे सॉफ्टवेयर में मैंने बोला ना 3 तरह के फाइल होती हैं, EXE फाइल, डेटाबेस फाइल और साउंड फाइल्स। वही 3 फाइल्स मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जो है दूसरे नंबर पर जो आपको दिख रहा है ANN database.mdb जो लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट database.mdb, ये डेटाबेस फाइल है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसको क्रिएट किया गया है एंड डेटाबेस के नाम से सेव किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज और सीखने की है कि ये डेटाबेस अगर हम मान लो किसी कुछ भी ट्रेन से संबंधित इंफॉर्मेशन इसमें अगर एडिट या मॉडिफाई करते हैं, तो सब कुछ इसी में आके स्टोर हो रहा होगा। जब हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ भी अगर ट्रेन से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन अगर हम लोग लिखते हैं, नाम, नंबर या स्टेटस या जो भी, वो सब सारे इंफॉर्मेशन आपको इसी डेटाबेस फाइल में स्टोर होते हैं। तो हमें मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक स्मार्टनेस ये दिखानी है कि इसको हर एक 15 दिन पर या 1 महीने में एक शेड्यूल बनाइए। एक ऐसा शेड्यूल बनाइए कि हम लोग इस डेटाबेस को का जो है बैकअप लेते रहेंगे। बैकअप लेने के लिए क्या तरीका है कि आप पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ रन कर रहा है, किस ड्राइव में है। आपकी आवाज नहीं आई। देखिए अभी अनाउंसमेंट डेटाबेस जो है ये यहाँ इस फोल्डर में रखा हुआ है। वैसे हमें पता करना होता है कि ऐसे डेटाबेसेस जो है कहाँ क्रिएट हुए हैं, किस ड्राइव में क्रिएट हुए हैं, कहाँ पर उसका लोकेशन है। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम लोग अगर एडिट या मॉडिफाई करते हैं
तो मंथली बेसिस पर उसका एक बैकअप भी लेके रखना होता है। अगर यहाँ पर मान लो इस तरीके का फाइल दिख रहा है, अगर इसको हमें बैकअप लेना है तो हम लोग क्या करेंगे? अब बैकअप लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करके आप कॉपी और यहीं पेस्ट कर लो। तो एक कॉपी करके एक देखिए फाइल बन गई है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? रीनेम कर लेंगे थोड़ा। रीनेम करने के बाद इस कॉपी की जगह पे आप एक काम कर सकते हो कि आज कौन सी तारीख है? आज 14 तारीख है ना, तो 14/5/2021 ये लिख के आप इसको सेव कर दो। देखो अब ये इससे क्या होगा कि आपने सेम डेटाबेस फाइल का एक रेप्लिका क्रिएट कर लिया, डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर लिया और उसको आज के डेट के हिसाब से हमने सेव कर दिया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको जब भी मान लो कि डेटाबेस में कोई खराबी आ जाती है, जो आपका एक्चुअल जो डेटाबेस है ये वाला ऊपर वाला, इसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो आप इस अनाउंसमेंट डेटाबेस 14/5/2021 वाले को यूज कर पाओगे। इसको आप यूज कर पाओगे फर्दर अपने रेफरेंस के लिए। हाँ, इसमें एक फायदा ये होता है कि जैसे आज आपने डेटाबेस लिया का बैकअप लिया, 1 महीने बाद वापस आप बैकअप लेने जाओगे तो आप इस डेट आप इसको क्या करोगे? इसको कुछ नहीं करोगे। अब ये जो ओरिजिनल वाला है उसको हम लोग फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे, उसका बैकअप लेंगे और देखिए कॉपी वाला ऊपर आ गया ना, इसको फिर रीनेम कीजिए। अभी 1 महीने बाद अगर आपने इसको मान लो कि आपने बैकअप लिया है, तो आज 14 तारीख है तो 14/6 को आपने अगर बैकअप लिया है तो आप उसमें 14/6 का डेट डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी लेटेस्ट आपका जो डेटाबेस फाइल होगी उसको आप ट्रेस आउट करने में आपको आसानी होगी। क्योंकि अगर आपका डेटाबेस फाइल मान लो करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आप 2-4 महीना पहले वाले डेटाबेस का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है, अगर आपके पास में लेटेस्ट अगर फाइल अवेलेबल है तो आप इस तरीके से बैकअप लीजिए। बैकअप लेके कहाँ रखेंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप या तो खुद का एक हार्ड डिस्क रखा है आपने, उसमें आप स्टोर करना चाहते हो, कोई पेन ड्राइव आपने ऐसा रखा है जिसमें आप स्टोर करना चाहते हो। बट ये हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पे आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखिए, क्योंकि सबसे सेफेस्ट वे है वो है गूगल ड्राइव। आप सब लोग जीमेल इस्तेमाल करते हैं, जीमेल से ही एसोसिएटेड गूगल ड्राइव है। आप उसको ओपन कीजिए, उसमें फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ कंप्यूटर में करते हैं वैसे वहां भी फोल्डर्स क्रिएट होते हैं, और उसमें आपके डेटाबेस फाइल्स ले जाके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने से क्या होगा? वो जब तक आप ना डिलीट करोगे तब तक वो फाइल वहां से डिलीट नहीं होगी। पेन ड्राइव तो का तो क्या है, पेन ड्राइव में वायरस अगर मान लो इंसर्ट हो गए तो वो हो सकता है कि ये फाइल आपकी करप्ट हो जाए। हार्ड डिस्क का भी कोई भरोसा नहीं है, 1 साल 1.5 साल 2 साल में वो खराब हो जाए। बट अगर आप डेटाबेस को बैकअप लेके अगर गूगल ड्राइव पे अपलोड करते रहते हैं तो एक पहला फायदा तो यह है कि आप लॉन्गर ईयर्स तक आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा कि आप घर में हो, कहीं भी हो, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे। आप भले वहां नहीं हो, ड्यूटी में नहीं हो, आप छुट्टी में हो, आपके ड्राइव में वो फाइल पड़ी है तो आप अपने सबॉर्डिनेट को वो फाइल भेज पाओगे मेल के द्वारा। तो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। और बैकअप ऐसे लेते रहिए, हर महीने 1.5 महीने 2 महीने पे लगे कि ट्रेनों का आवागमन बढ़ा है घटा है, डेटा बहुत सारे हमारे मॉडिफाइड हुए हैं इन बिटवीन, तो बैकअप ले लेके उसको कहीं सुरक्षित जगह पे स्टोर करते रहिए। अब मान लो कि ये बैकअप मैंने ले लिया, अब इसको वापस चलाना है तो क्या करेंगे? अब ऐसे तो ये काम नहीं करेगा, आपको वापस इसको रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम करके सेम ऐसा ही बनाना पड़ेगा अनाउंसमेंट डेटाबेस डॉट एमडीबी के फॉर्म में, तभी ये वहां काम करेगा। जैसे मैं इसको मान लो अभी फिलहाल रीनेम करता हूँ, ये डेट जो मैंने ऐड किया था आज का वो उसको हटा लूं मैं। देखिए इतना करके जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो रिप्लेस करने के लिए पूछेगा, तो बस रिप्लेस कर दीजिए, आपका ये जो अपडेटेड डेटाबेस है वहां पेस्ट हो जाएगा। तो यही काम अपने को करना होता है बैकअप लेने के टाइम पे, क्योंकि मेन जो सॉफ्टवेयर है उसका तो बैकअप ऑलरेडी आपके पास में रहता है। वेंडर्स जो है या कॉन्ट्रैक्टर्स आपको सीडी में या पेन ड्राइव में कहीं भी कुछ एक पूरा बंच बना के दे देते हैं। जो सबसे फ्रिक्वेंट चेंजिंग जो फाइल है वो है डेटाबेस फाइल, और डेटाबेस तो एक बार कॉन्ट्रैक्टर बना के आपको दे के चला जाएगा। अब जो भी नई ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, कुछ मानसून टाइम के हिसाब से उनके आवागमन का जो आगमन प्रस्थान का जो समय है वो चेंज होता है। तो अनाउंसमेंट डेटाबेस की जो फाइल है
उसमें भी हमें बहुत सारे जो है corresponding चेंजेस करने पड़ते हैं, तब उनका बैकअप लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर डेटाबेस फाइल आपके पास में है, तो 2 मिनट में जो आप काम कर लोगे, अगर नहीं है तो 2 दिन भी लग जाएँगे। नहीं तो सारी ट्रेनों का लिस्ट लेके अगर फिल करना पड़ा और आप बड़े स्टेशन पे अगर आपकी नौकरी हो रही है, तो फिर बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है ये। इसलिए बैकअप लेना ज़रूरी है और स्मार्टनेस दिखाना इसमें तो और भी ज़रूरी है। बैकअप लेने आप भी सीखिए, आपके जो नीचे टेक्नीशियन रहेंगे उनको भी बताइए कि कैसे बैकअप लेना होता है। और डेटाबेस फाइल का तो ज़रूर बैकअप लीजिए, चाहे वो अनाउंसमेंट सिस्टम का डेटाबेस फाइल हो, आईपीआईएस का डेटाबेस फाइल हो, या कोई और ऐसी सिस्टम चल रही हो जिसका डेटाबेस आपको पता है कि हाँ, हमें इस फ़ोल्डर में जाके यहाँ मिल जाएगा। उसको आप हर एक 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के भीतर पे एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमें डेटाबेस का बैकअप लेना है। चलिए, तो डेटाबेस के बाद अब बढ़ते हैं बाकी जो 2 फाइलों की बात मैं कर रहा था, वो इसमें हैं। बस इसको लार्ज करता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। देखिए, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अभी यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो सिंबल आप देख रहे हो, यहाँ पर यही है एप्लीकेशन फाइल जिसको हम लोग कहते हैं .exe फाइल। इस सॉफ्टवेयर का exe फाइल, एप्लीकेशन फाइल जो है यहीं पर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग-अलग तरीके से इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि exe फाइल भी इसी फ़ोल्डर के अंदर दे दिया है। अब इसी को रन करेंगे ना, यहाँ से ही रन करेंगे तो रन हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि नहीं हम इसका एक शॉर्टकट बना लें डेस्कटॉप पे, तो आप ऐसे राइट क्लिक करके आप इसको सेंड टू डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट जो है ना, ये कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये शॉर्टकट इसका बन गया। सेम वही चीज है। अब मैं बैक जाके दिखाता हूँ आपको। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं जो अभी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आपको मान लो कि ये तो मैं सॉरी सी ड्राइव में आके मैं बता रहा था कि सी ड्राइव में रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि ये फ़ोल्डर, ये फाइलें पूरी यहाँ सी ड्राइव में रखी हुई हैं, इस नाम से रखी हुई हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि फाइलें एक्चुअली रखी कहाँ हैं। तो एक बैकएंड है, बैकएंड रास्ता है, मैं वो बताता हूँ। देखिए, ये आइकॉन तो पता है कि अनाउंसमेंट सिस्टम का आइकॉन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में आएंगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद ऐसा एक विंडो ओपन होगा, उसमें यहाँ शॉर्टकट वाला टैब दिख रहा है आपको। बाकी सब टैब जो है अभी हिडन है, ये वाला एक्टिव है। तो शॉर्टकट के इसी टैब के नीचे देखिए यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके चले जाएंगे, फिर आपको पता नहीं चलता कि ये कौन से ड्राइव में इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। तो आप एक पीछे के रास्ते से, आप इसको बैकडोर एंट्री कह सकते हो, कि पीछे के रास्ते से आप जाके ये पता कर सकते हैं कि वाकई ये सॉफ्टवेयर किस ड्राइव में हमें मिलेगा। तो उसके लिए आपने यहाँ सिलेक्ट किया, चलिए मैं वापस एक बार कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में आए। प्रॉपर्टीज में आने के बाद ये शॉर्टकट वाले टैब में नीचे ओपन फाइल लोकेशन को क्लिक किया हमने, तो देखिए वही सेम फोल्डर, सेम फाइलें ओपन हुई जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट सर कर वो रहा था। आपका वो व्यू थोड़ा छोटा करो ना सर, वो साइड में चला जाता है, वो मेनू जो खुलता है वो आधा ही दिखता है। अच्छा अच्छा, मैं ये छोटा कर दूं? हाँ, तो वो जो सर आप खोल रहे हैं डेस्कटॉप पे, उसको जब राइट क्लिक करके तो उसका जो वो खुल रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो आधी ही दिख रही है। हम लोग जूम करने की सर जरूरत पड़ेगी तो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, साइड भी थोड़ा कर लेता हूँ। इसको या तो हाँ, इसको थोड़ा इधर सरका दीजिए, आप आप फुल दिख रही करो, है। हम लोग जूम कर लेंगे। तो वो कहाँ से जूम कर लेगा? अच्छा, अभी तो आपको दिख रहा है ना ये हाँ दिख रहा आइकॉन्स? है सर। आइकॉन्स तो दिख रहे हैं ना? ओके, हाँ दिख रहा है सर। ठीक है ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, तो ये मेन्यूज जो आए ये सब दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, नीचे प्रॉपर्टीज दिख रहा है, प्रॉपर्टीज को मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से विंडो आ गया। ये भी दिख रहा होगा? दिख रहा है सर। हाँ दिख ठीक है, रहा है सर। ओके ओके। तो यहाँ पर शॉर्टकट जो लिखा हुआ है, शॉर्टकट वाले टैब को हमें देखना है। शॉर्टकट वाले टैब में ही नीचे ओपन फाइल
लोकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, पहले हमारे पास में विंडोज एक्सपी वाले कंप्यूटर चलते थे, विंडोज एक्सपी का, तो उसमें लिखा लिखा होता था फाइंड द टारगेट, या फाइंड टारगेट करके ऐसा शब्द इस्तेमाल होता है वहां पे, फाइंड टारगेट। हाँ, जब से ये विंडोज विस्टा आया, फिर उसके बाद विंडोज 7 आया, 8 आया, 10 आया, तो उसमें फाइंड द टारगेट को हटा के ये शब्दावली इस्तेमाल होने लगी, ओपन फाइल लोकेशन। और ओपन फाइल लोकेशन को जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको व्यू मिलेगा। इसमें क्या होगा कि ये जो फाइलें आपकी रखी हुई हैं कौन से ड्राइव में, ये आपको डायरेक्टली लेके चला जाएगा वहां। अब आप इस पाथ को पढ़िए, ऊपर में देखिए लिखा हुआ दिस पीसी विंडोज सी, फिर पीएस, उसके बाद कोड ड्रिल सेटअप, मतलब कि ये सी ड्राइव के भीतर कोई पीएस नाम का फोल्डर है, और पीएस के फोल्डर के भीतर एक कोड ड्रिल सेटअप नाम का भी कोई फोल्डर होगा, जिसके अंदर हमें ये सॉफ्टवेयर रखा हुआ मिलेगा। इसको हम कहते हैं बैकडोर एंट्री। जब कॉन्ट्रैक्टर कुछ इंस्टॉल करके चला गया तो आप उसके फाइल पाथ को पता कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, हो सकता है कि ये सी ड्राइव में अभी आया, सी ड्राइव की जगह पे वो डी ड्राइव और ई ड्राइव या एफ ड्राइव में चला जाता है, तो इससे हमें कोई घबराने की बात नहीं है भाई। वो जिस ड्राइव में रखा हुआ है वहीं से तो उसने शॉर्टकट बनाया होगा ना, तो हम ऐसे करके ढूंढते जाएंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर के भीतर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। अब वो 10-15 फोल्डर के अंदर अगर वो सॉफ्टवेयर का मान लो कोई फाइल पड़ी होगी, तो आप तो ढूंढते ढूंढते उसमें 3-4 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वाकई कहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसे में हम लोग एक को सीधा एक शॉर्टकट है, आप 2-3 सेकंड में आप वहां पहुंच पाओगे। चलिए, तो ये जो फाइल जो हाईलाइट हुई, यही है आपके एप्लीकेशन फाइल .exe फाइल जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में बहुत सारे सपोर्टिंग फाइल्स हैं, ये .dll वाले, इसको रजिस्ट्री फाइल्स कहते हैं। ये सब जरूरत पड़ती हैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए जो सपोर्टिंग फाइल्स होती है ना, ये भी बड़ा, इनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये सॉफ्टवेयर तभी इंस्टॉल होगा जब इसके साथ में सारे सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हों। अब ये रन कैसे करता है, ये रन करने के लिए इसको .NET फ्रेमवर्क नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। .NET फ्रेमवर्क में भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन हैं, जैसे वर्जन 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, अभी तो काफी आगे चला गया है, मतलब 7.5 और 8 वर्जन वाले भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बट हमारे जो पुराने जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, ये अभी भी .NET वर्जन 3 और 3.5 वाले हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में हायर वर्जन वाले .NET फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं पहले से, तब आपको 3 और 3.5 वाले ओल्डर वर्जन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में पुराना कोई कंप्यूटर है, आज से 10 साल 15 साल पहले से चल रहा है कभी स्टेशन पे, और उसमें उस कंप्यूटर में अगर हमें इस तरीके के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जब बात आएगी, तब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारा सॉफ्टवेयर .NET 3.5 के लिए कंपैटिबल है या 3 के लिए कंपैटिबल है, और वो सॉफ्टवेयर .NET फ्रेमवर्क 3 और 3.5 आपके उस कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर पहले से नहीं है तो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है। और ये चीजें अचानक से देखिए समझ में नहीं आती। हम लोगों को वेंडर जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो वेंडर जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसी टाइम में थोड़ा सा गौर से देखना पड़ता है इसको, कि ये मेन सॉफ्टवेयर तो यही है, बट इस मेन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए बैकग्राउंड में कितने सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, कितने ऐसे सॉफ्टवेयर को उसने इंस्टॉल किया है, क्या 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, क्या 3 इंस्टॉल किए हैं। क्योंकि देखिए ये तो सिंपल सा था, यहाँ पर तो .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर देने से ये सॉफ्टवेयर आपका रन कर जाता है। बट जो नए जो IPIS सेटअप आए हैं आज के डेट में, IPIS में भी आप देख रहे होंगे कि पहले वर्जन 3 चलता था, बाद में अभी 4 का भी काफी प्रचलन हो गया है। 4 के बाद अब नया एक और आ गया है फरवरी 2020 में, IP बेस्ड IPIS। तो इन सभी को इंस्टॉल करने के लिए ना आजकल SQL सर्वर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, SQL सर्वर है, फिर वो एक टास्क शेड्यूलर बोलते हैं, उसके 2-3 सॉफ्टवेयर हैं, वो इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं। मतलब आप काफी हाई एंड सॉफ्टवेयर हम लोग आज के डेट में इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सॉफ्ट सेटअप को रन करने के लिए, क्योंकि अब जो हमारे जो सेटअप आ रहे हैं ना, वो सब वेब ब्राउजर वाले आ रहे हैं।
आपके मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अब नहीं रहा, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। तो ये 3 जो अलग-अलग वेब ब्राउज़र्स हैं, उनके ऊपर ऑपरेट होने वाले सॉफ्टवेयर आज के डेट में हमारे टेलीकॉम में आने लगे हैं। तो ये वेब ब्राउज़र पे रन कैसे कर रहे हैं? ये अचानक से रन नहीं कर रहे हैं। इनको रन करने के लिए बैकग्राउंड में 2-3 सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर हैं कौन आखिर? इसकी जानकारी आपको पहले दिन से लेनी पड़ेगी, तभी आप क्लियरली पता कर पाओगे। मैं एक और डेमो आपको दिखाऊँगा, आईपीआईएस जब पढ़ रहे होंगे कि जो आईपीआईएस जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, मेरे कंप्यूटर में जो ऑफिस का जो पीसी है मेरा, उसको एक्सेस करके मैं आपको रिमोटली दिखाऊँगा कि इस आईपीआईएस को रन करने के लिए कितने दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो पहले इंस्टॉल करने पड़े हैं। उनका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ा है, तब जाके ये आपका आईपीआईएस का जो पूरा पेज है, ये वेब ब्राउज़र के ऊपर दिखता है, यानी को गूगल क्रोम के ऊपर या मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर दिख रहा है। अगर हम वो सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल ना करें, तो रन करेगा ही नहीं। तो ये सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, मेन सॉफ्टवेयर को जो है रन करने के लिए। चलिए, तो ये .exe फाइल है या एप्लीकेशन फाइल है। डेटाबेस फाइल मैंने आपको पहले बता दिया, 2 फाइलें हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये तीसरी फाइल है जिसको कहते हैं वेब फाइल, साउंड फाइल, ऑडियो फाइल। अब ये बहुत सारे वेंडर्स जो हैं, यहाँ देखिए वेब लिखा हुआ है, तो ये कंपनी वालों ने यहाँ वेब नाम इस्तेमाल किया है। बहुत सारे कंपनी वाले यहाँ साउंड लिखते हैं और बहुत सारे ऑडियो भी लिखते हैं। तो ये तो नॉमिनेशंस हैं, कौन कैसे करता है, बट सबका काम एक ही है कि इस फ़ोल्डर के अंदर सिर्फ़ ऑडियो फाइल्स ही रहेंगी, जिसको हम कहते हैं प्री रिकॉर्डेड मैसेजेज। इसके अंदर हमेशा ऑडियो फाइल्स ही होंगी। अब ये ऑडियो फाइल्स किस-किस तरीके की हैं, आप थोड़ा-सा अगर देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, तो देख रहे होंगे एक में अल्फ़ाबेट, फिर लिखा हुआ बजे, सिटीज़, काउंट, डिले, ऐसे करके जनरल, प्लेटफ़ॉर्म, रूट, स्टेशंस, ट्रेन टाइप और टीआर नेम, और फिर नीचे ये डिजिट्स लिखे हुए हैं। और डिजिट्स में भी 0E, 0G, 0H इस तरीके के लिखे हुए हैं, यानी E फॉर इंग्लिश, G फॉर गुजराती, H फॉर हिंदी। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। ऐसे हमें संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है 0 से लेकर 9 तक, यहाँ खैर 10 तक है। तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का ज़्यादातर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके हम लोग ट्रेन के नंबर्स और जो भी अनाउंसमेंट्स हैं क्रिएट करते हैं। चलिए, तो अब इसमें से कुछ मेन फ़ोल्डर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है स्टेशंस। स्टेशंस को अगर क्लिक करके मैं दिखाऊँ, तो देखिए इसमें बहुत सारे रेलवे स्टेशंस की ऑडियो फाइल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। ये कहाँ से आई हैं? ये कॉन्ट्रैक्टर ने हमें प्रोवाइड कराया है स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवा के। स्टूडियो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी अच्छे अनाउंसर को एक एकॉस्टिक स्टूडियो में बिठा के उनसे अलग-अलग शब्द अनाउंस करा के उसको रिकॉर्ड कराया जाता है। लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद एक चीज़ जो देखेंगे कि ये सारे जो फाइल्स होती हैं, सभी का एक्सटेंशन .wav होता है। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे थोड़ा-सा दिखेगा, ज़ूम कर लीजिएगा। ये टाइप ऑफ फाइल में लिखा है .wav, इसलिए हम लोग इन सभी ऑडियो फाइल्स को .wav कहते हैं। .mp3 यहाँ नहीं रन करेगा, अनाउंसमेंट सिस्टम में .mp3 रन नहीं करेगा, दूसरा और कोई फॉर्मेट रन नहीं करेगा। आपके अनाउंसमेंट सिस्टम के लिए जो ऑडियो फाइल्स हैं उसका फॉर्मेट .wav ही होना चाहिए। ओके, अब ये तो ठीक है, .wav है। इसके कुछ टाइप्स है, पैरामीटर्स हैं, वो भी देख लीजिए, यहीं पर बता देता हूँ मैं। इस डिटेल्स में जब आएँगे, ठीक है, पहले तो ये जनरल वाला ओपन हुआ था, आगरा फोर्ट का ये ऑडियो फाइल है और उसका फॉर्मेट है .wav। इसमें ऊपर में डिटेल्स लिखा हुआ है, ये जनरल सिक्योरिटी डिटेल्स। तो डिटेल्स में जब आएँगे, तो यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखिए लिखे हुए हैं। बिट रेट कितना लिखा हुआ है? 176 kbps। ये लगभग सभी फाइल्स में बिट रेट आपको ऐसा ही दिखेगा। चलिए मैं एक और फाइल दिखा देता हूँ, आनंद का फाइल है ये। इसको प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। ये देखिए ये भी फाइल का टाइप सेम है .wav। ओके, डिटेल्स में आएंगे, यहाँ भी देखिए बिट रेट 176 kbps है। इसका मतलब क्या है कि हमारी ये जो फाइलें हैं
ये 176 kbps के हिसाब से रन करेंगी। बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिट रेट्स होते हैं। गाना अगर आप MP3 सुनते हो तो उसमें भी 192 328 ऐसा कुछ करके वो बिट रेट वाले फाइल्स होती हैं, है ना। तो फिलहाल हमारे इस अनाउंसमेंट सिस्टम में जो ऑडियो फाइल्स इस्तेमाल हो रही हैं उसका बिट रेट होता है 176 kbps। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जब ऑडियो फाइल्स हमारे पास उपलब्ध नहीं होता तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं या फिर कुछ और तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 4 तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। ऑडियो फाइल्स अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो 4 तरीके हैं जिससे कि आप ऑडियो फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। पहला तरीका और सबसे आसान तरीका कि जिसके पास है उससे मांग लो। जैसे अगर एक ट्रेन आपके यहाँ स्टार्ट हो रही है तो दूसरे यहाँ कहीं तो रुकेगी भी ना जाके। तो मान लो कि डेस्टिनेशन जो उस ट्रेन का है और सोर्स आप खुद हो, तो आपको फाइल की रिक्वायरमेंट कौन सी होगी? डेस्टिनेशन की। तो आप डेस्टिनेशन वाले स्टेशन के किसी स्टाफ से वहां का फाइल जो है मांग सकते हो, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ये मांग के काम चलाने वाला सबसे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है। ठीक है, इसमें आप इंडियन रेलवे के किसी भी स्टेशन को चेजअप कर सकते हो ऑडियो फाइल के लिए, बशर्ते वहां के कुछ लोग जो हैं आपको असिस्ट कर पाए। तो थोड़ी जान पहचान निकालनी पड़ती है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन इस्तेमाल करें। एक बहुत ही अच्छा आज के डेट में आया हुआ है ऑप्शन, इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। उसको बोलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। जो भी आप लिखोगे उसका करस्पॉन्डिंग ऑडियो साउंड आपको कन्वर्ट होके मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान ये रखनी होती है कि जो भी कन्वर्शन होगा टेक्स्ट का ऑडियो में, उसका जो एक्सेंट होगा वो आपके इंडियन एक्सेंट के हिसाब से सही होना चाहिए। क्योंकि उसमें अगर यूके एक्सेंट है, अगर आपका यूएस एक्सेंट है, तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, तो फिर उसमें क्या होगा, सुनने में आपको अटपटा लगेगा। चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे गुजराती का ही हो, कोई ना। आपको कुछ 2-4 आपको वेबसाइट्स जो है विजिट करने पड़ेंगे जो कि हूबहू आपसे मिलते हुए उसका जो लहजा होता है ना बोलने का, उसको एक्सेंट कहते हैं। बोलने का जो लहजा है वो बिल्कुल आपके भारतीय लोगों की तरह होना चाहिए, तभी आप उसको अगर प्ले करोगे ना अपने अनाउंसमेंट में तो अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर वो पता चल जाएगा कि आपने कुछ इसमें कलाकारी की है, किसी और के आवाज में आप अनाउंसमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो दूसरा तरीका क्या हो गया? टेक्स्ट टू स्पीच। और पहला तरीका था कहीं से मांग लेने वाला, किसी से जान पहचान निकल गई, वहां से ऑडियो फाइल मांग ली। हाँ, ऑडियो फाइल मंगाते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी व्हाट्सएप से मत मंगाएं, क्योंकि भेजने वाले सबसे आजकल फास्टर वे में व्हाट्सएप ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑडियो फाइल्स कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू ना मंगाएं। जब भी मंगाना हो मेल के माध्यम से मंगाएं। उसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप से अगर आप मंगाते हैं ना तो डॉट वेव का जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाट्सएप के हिसाब से, और वो आई थिंक डॉट AAC फाइल बन जाती है। ठीक है, तो व्हाट्सएप की जो अपनी जो लेन देन के लिए जो फाइल टाइप है ना उसमें वो कन्वर्ट कर देगा उसको, तब आपके मोबाइल पर आएगा। फिर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे कि डॉट वेव ना रह के ये डॉट AAC ऐसा कुछ फाइल बन गई है। तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जितना आसान बनाने के लिए हमने मांगा था ना, अब उससे टेढ़ा हो जाएगा कि आप ऑनलाइन जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिए, अब उस डॉट AAC फाइल को वापस डॉट वेब में कन्वर्ट कीजिए। तो इससे बचने के लिए कभी भी ऑडियो फाइल्स अगर किसी से मंगानी हो तो हमेशा ईमेल के माध्यम से ही मंगाएं। वो डॉट वेब अपलोड करेगा, आपको भी डॉट वेब ही मिलेगा, आपको बस लाके कॉपी पेस्ट करना रहेगा। चलिए, तो पहला 2 हो गए। तीसरा है अनाउंसमेंट के जो शब्द हैं उनको किसी महिला के द्वारा बोल के रिकॉर्ड कराया जाए। महिला के द्वारा रिकॉर्ड कराने के लिए महिला की आवाज अच्छी वाली, जो कोई महिला जिनकी आवाज अच्छी हो उनको आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा कि हाँ इनसे ही रिकॉर्डिंग करानी है। लेकिन रिकॉर्डिंग कराते समय ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो अगल बगल फैन वैन ना चलाएं। फैन बिल्कुल बंद कर दें थोड़ी देर के लिए,
बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वाली जगह चूज कीजिए और वहां उनसे रिकॉर्ड कराइए, नहीं तो इसमें क्या होता है कि वो फिर आपकी जो क्लैरिटी है फाइल की वो प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो अच्छे आवाज वाले कोई अनाउंसर हैं आपके स्टेशन पे, मान लो कोई अनाउंस कर रही हैं, उनकी आवाज अच्छी है तो आप उनसे रिकॉर्ड करा सकते हैं। रिकॉर्ड कैसे करेंगे उसके लिए, अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है और हेडफोन है जिसमें कि माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों की फैसिलिटी होती है, तो आप खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आवाजों को। तो माइक्रोफोन यानी हेडफोन, लैपटॉप या पीसी अगर आपके पास में है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं साउंड रिकॉर्डिंग के, आप उससे रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद देखेंगे कि फाइल का जो टाइप है वो डॉट वेब नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिकॉर्डर के ऊपर कि वो रिकॉर्ड करने के बाद किस में कन्वर्ट कर रहा है। मान लो आपके रिकॉर्डर में वो फैसिलिटी है कि ये रिकॉर्डेड साउंड को डॉट वेव में कन्वर्ट कर सकता है, तो आप डॉट वेव वाला ही सेलेक्ट कीजिए। बट उसमें कुछ चीजों आपका ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान क्या रखना पड़ता है, जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि ये किसी भी ऑडियो फाइल के प्रॉपर्टीज में आके इसके डिटेल्स में आने के बाद जो ये 176 वाला जो बीट रेट है ना, ये पैरामीटर आपको वहां यूज करना पड़ेगा कन्वर्सन के टाइम पे। मतलब आपने किसी लेडी से रिकॉर्ड करा लिया साउंड, वो डॉट वेव में तो नहीं था लेकिन डॉट वेव में आप बना सकते हो, तो बनाते समय आपको ये बिटरेट जो है 176 kbps ही रखना है और फिर उसको डॉट वेव में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के बाद साइज देखिए कि साइज कितनी हो रही है, क्या वो साइज 500 kb के नीचे हो गया? अगर वो 500 kb के नीचे आ गया तब तो वो आपके अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ में कंपैटिबल हो जाएगा, इसलिए साइज पर भी ध्यान रखें। ये देख रहे हो आप जितने भी फाइल्स बनी हुई हैं सबकी साइज अगर आप मैं बताऊं, किसी का 15 kb है, किसी का 28 kb है, किसी का 30 kb है, इस तरीके से साउंड के साइजेस हैं। तो जब आप रिकॉर्डिंग कराओगे तो ओरिजिनल फाइल तो बहुत बड़ा हो सकता है, 4 MB 5 MB का भी हो सकता है, बट उसको जब हम लोग डॉट वेब में कन्वर्ट करेंगे 176 kbps के हिसाब से तो वो कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड होने के बाद जो साइज है वो आपके अगर 200 100 kb 200 kb के अगर अप्रोक्स में आ जाए तो बेटर है, फिर आप उसको अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर में आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, तो तीसरा ऑप्शन तो था रिकॉर्डिंग वाला। रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि फैन वैन ना चले अगल बगल में, काफी ज्यादा नॉइजेस ना हो, रिकॉर्डर अच्छा हो, हेडफोन्स अच्छे हों, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप चाहे तो नॉइज कैंसलेशन भी करा सकते हैं और प्रॉपरली उसको डॉट वेव में कन्वर्ट कर सकेंगे, क्योंकि बिना डॉट वेव में कन्वर्ट किए आपका अनाउंसमेंट में तो वो काम करेगा ही नहीं। चाहे रिकॉर्डिंग करने के बाद आप कितना भी अच्छा रिकॉर्डिंग कर लो, डॉट वेव में कन्वर्ट करना ही करना है। चौथा जो काम है वो है एक एडिटिंग टूल है जिसको बोलते हैं हम लोग वेब पैड एडिटर। वेब पैड एडिटर के थ्रू आप एडिटिंग कीजिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसके लिए आपको पहले से कुछ फाइल्स उपलब्ध होंगी तो ही आप उसको एडिट कर पाओगे। यहाँ एडिटिंग एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ एक नया शब्द बनाना है, तो उस नए शब्द को बनाने के लिए पहले उससे मिलते जुलते शब्द वाले ऑडियो फाइल्स आपके पास में होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं गाजीपुर का, गाजीपुर सिटी, ठीक है। अब गाजीपुर जो है यूपी में आता है, हो सकता है कि गाजीपुर पर के स्टेशन पे कोई आपके जान पहचान वाले हैं, तो आप उनसे गाजीपुर सिटी का ऑडियो फाइल अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपकी कोई ट्रेन मान लो यहाँ से गाजीपुर सिटी जाती है, जैसे एक ट्रेन है बांद्रा गाजीपुर सिटी और वो वाया बड़ौदा रतलाम होके जाती है, तो अगर आपके स्टेशन पे ठहराव है उसका तो जाहिर सी बात है कि आपको गाजीपुर सिटी का फाइल चाहिए होगा। तो गाजीपुर सिटी की फाइल आपको मिलेगी कैसे? आपके पास में पहले से है तब तो बहुत लकी हो आप, नहीं है तो आप इन बाकी के जो 3 ऑप्शन, जो मैंने 2 ऑप्शंस बताए वो भी चूज कर सकते हो, और अगर आप मांगे के मिल गया तब तो सबसे बेहतर है वो। बट अगर नहीं मिला, तीनों आपके ऑप्शंस पहले वाले फेल हो गए, आपके पास में कोई आशा लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगा मैं, तब आप एडिटिंग टूल का सहारा लीजिए और एडिटिंग टूल को सीखना जरूरी है, तभी आप एडिटिंग कर पाएंगे। अब गाजीपुर सिटी का मान लो जीसीटी उसका कोड है, गाजीपुर सिटी का जीसीटी, तो अभी हमें मान लो कि गाजीपुर सिटी की फाइल बनानी है नए तरीके से, तो पहले तो मिलते जुलते शब्द ढूंढिए। तो गाजी शब्द हमें कहाँ से मिलेगा? गाजियाबाद से। तो यानी गाजियाबाद का यहाँ पे ऑडियो फाइल होगा, GZB करके कोड है ना,
तो गाजियाबाद का फाइल मान लो हमारे पास में उपलब्ध होगा। हाँ देखिए यहाँ पर गाजियाबाद का फाइल हमारे पास में है। ठीक है, इसको हम लोग नजर में रखेंगे कि हाँ हमारे पास गाजियाबाद है। अब पूर चाहिए, गाजीपुर में गाजी मिल गया गाजियाबाद से। पूर जो है वो तो बहुत सारे स्टेशन है, कानपुर है, नागपुर है, कहीं से भी पूर आप चाहे तो यूज कर पाएंगे। और सिटी, सिटी भी बहुत सारे हैं, आगरा सिटी है, अंबाला सिटी है, जयपुर सिटी है। आप जहां भी जिस स्टेशन में सिटी आता हो, बेंगलोर सिटी है, उसका सिटी वाला पार्ट जो है आपके काम का है। तो अब आता है बात की ये 3 अलग अलग फाइलें हमारे पास में उपलब्ध हैं, उन तीनों में से हमें क्या क्या लेना है। तो गाजियाबाद से गाजी को कट करना है, कानपुर से पूर्व को कट करना है, और अंबाला सिटी या जो भी कोई दूसरी शहर है जिनमें सिटी लगा हुआ है उनके सिटी वाले शब्द को कट करना है ना। तो अब कट कैसे करेंगे, एडिटिंग टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका एक छोटा सा मैं डेमो आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर कुछ स्टेप्स आपको लगता है कि रिपीट करना चाहिए तो बताइएगा मुझे। उसके लिए हमारे पास एक खास तरह का सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग टूल जिसको कहते हैं, उसका नाम है वेब पैड एडिटर। ये फ्री लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या चाहे तो ऑनलाइन भी ये यूज होता है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। मेरे पास ये जो फाइल है ये बहुत पुरानी फाइल है, इसमें कुछ 10 फाइल्स, ऑडियो फाइल्स क्रिएट करने का परमिशन है मुझे। उसके बाद इसको मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ता है। तो पहले इंस्टॉल किया है मैंने इसको। 10 फाइल जब क्रिएट हो जाएंगी, बन जाएंगी, तो ये कहेगा कि आप इसको रजिस्टर कीजिए। वो जो मॉनेटरी जो आपके लाइसेंसेस होते हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, फिर इंस्टॉल कीजिए। तो ये कह सकते हो कि आप अगर 10 फाइल बनाने के बाद अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर इसे इंस्टॉल करेंगे तो अगेन 10 फाइलें आप क्रिएट कर पाएंगे। अब देखिए, जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ये सॉफ्टवेयर मैंने कहाँ से ओपन किया था वो दिखा दूं। देखिए ये है सॉफ्टवेयर, इसको मैंने इंस्टॉल किया है तो इसका डेस्कटॉप पर आइकॉन दिखने लगा है। इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो ये पेज ओपन हो गया। ओके, इसी पेज में अपने को एडिटिंग करनी है ना, तो अपने को जाना है एडिट में। ओपन करने के बाद पहला स्टेप एडिट। एडिट करने के बाद देखिए बहुत सारे इसमें नीचे रिबन्स में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आपको करना क्या है, पहले पहले गाजियाबाद से गाजी को कट करना है, कानपुर से पूर्व को कट करना है, और अंबाला सिटी से सिटी को लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार कट करके दिखा देता हूं आपको। आपको स्प्लिट करना है तो पहले तो आपको उन फाइलों को ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइल में आएंगे, फिर ओपन फाइल में जाएंगे। ओपन फाइल में जाने के बाद आपको ये पूछेगा कि ये जो फाइलें आप लेना चाहते हो किस ड्राइव से लेना चाहते हो। तो मुझे पता है कि मेरा जो फाइल, मेरी जो जो जरूरत की जो फाइलें हैं वो सी ड्राइव में रखी हुई हैं। तो सी ड्राइव में चलेंगे। सी ड्राइव में आइए, सी ड्राइव में देखिए इस पीएस फोल्डर के अंदर वो ऑडियो फाइल्स रखी हुई हैं। तो मैं एक एक करके क्लिक करते हुए आगे बढ़ता हूँ। इसमें स्टेशंस का जो फोल्डर है ना, इसमें आपको वो गाजियाबाद की फाइल मिलेगी। स्टेशंस को क्लिक कीजिए। गाजियाबाद का कोड अगर आपको पता है तो GZB ढूंढिए। इसमें अगर आपको मान लो कि ऐसे टाइम लग रहा है तो GZB लिख दीजिए। GZB ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ओपन कीजिएगा तो ये गाजियाबाद का पूरा फाइल यहाँ दिखने लगा। अब इसमें से आपको गाजी को कट करना है तो सबसे पहले तो सुनना पड़ेगा कि गाजी बोलता कितनी दूर तक है। तो देखिए इसको मैं प्ले करता हूं, आपको भी शायद सुनाई दे। ओके, अब है तो पूरा गाजियाबाद, बट आप ऐसे करके इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। आपको दिख रहा है क्या मैं जो कर रहा हूं यहाँ? दिख रहा है सर। ओके, ओके जी। तो मैं कर्सर के माध्यम से, माउस के माध्यम से ऐसे ड्रैग करके इस तरीके से देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ लाके छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि गाजी कंप्लीट होना चाहिए। अब इसको वापस प्ले कर रहा हूँ, देखिए मतलब अभी जी पूरा नहीं आया है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये गाजी
थोड़ा और देख लेते हैं, अच्छा सुनाई दे तो थोड़ा और आगे कर लेते हैं, मतलब गाजी पूरा कंप्लीट हो जाए ऐसा। ओके, अगर इतना मुझे सिलेक्ट करने के बाद, हाईलाइटेड करने के बाद और इसको प्ले करके सुनने के बाद मुझे ये पता चला कि ये गाजी शब्द यहां से मैं ले सकता हूं, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो अब करना यह है कि हाईलाइट करने के बाद सुन लिया मैंने, कंफर्म कर लिया, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। देखिए राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑप्शंस में एक ऑप्शन है सेव सिलेक्टेड रीजन एज, मतलब आपने जो ये जो रीजन सेलेक्ट किया है इसको आप सेव एज करना चाहते हो। तो चलिए सेव एज कर देते हैं। सेव एज करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हो, तो मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं गाजी लिख देता हूँ, गाजी। और देखिए सेव एज टाइप में फाइल टाइप अभी डॉट वेब ही है, तो ये अपने को इंश्योर करना है कि डॉट वेब ही होना चाहिए। सेव एज टाइप में वेब लिखा हुआ है, डॉट वेब, और नाम हमने दे दिया गाजी। ओके, अब इसको सेव कर दीजिए, ये डेस्कटॉप पर जाके सेव हो जाएगा। पहला हमारा काम हो गया, गाजीपुर सिटी में हमें गाजी मिल गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद करने के बाद अब हम लोग पूर्व वाला स्टेशन ढूंढेंगे, कानपुर, नागपुर। चलो मान लो हम लोग नागपुर देख लेते हैं, एनजीपी। एनजीपी को सिलेक्ट किया हमने इस फाइल में से, फिर ओपन किया। अब ये एनजीपी की फाइल देखिए ओपन हो गई। अब ये लास्ट में ही पुर बोलेगा, ये तो हमें पता ही है, नाग नाग इधर होगा तो पुर इधर होगा। इसको हमने सेलेक्ट किया, एक बार प्ले करके भी देख लेते हैं। देखिए अब ये पुर बोल रहा है, मतलब ये सही है। इसको फिर वैसा ही करेंगे, राइट क्लिक करके सेव सिलेक्टेड रीजन एज। अब इसको हम लोग पुर के नाम से सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, ठीक है। कानपुर से, नागपुर से हमें पुर मिल गया, गाजियाबाद से गाजी मिल गया। अब चाहिए अपने को सिटी। सिटी के लिए अपने को फिर चलना पड़ेगा वहीं जहां पर स्टेशन की फाइलें रखी हुई थी, अंबाला, एजीसी। अंबाला का तो यूएमबी होता है ना, यूएमबी। नॉट फाउंड, अच्छा चलिए एजीसी कर देते हैं, आगरा, आगरा सिटी का है। अब ये लास्ट में सिटी होगी मेरे हिसाब से, चलो सुन के भी देख लेते एक बार। अरे तो कैंट का है, सिटी का कोई और होगा, सिटी का ढूंढना पड़ेगा। चलिए सिटी का ढूंढ लेते हैं पहले, फिर आते हैं वापस इसमें। एसबीसी, जैसे एसबीसी भी अगर दिखे तो उसको भी ले सकते हैं। एक बार चलो प्ले करके पहले देख लेते हैं एसबीसी को, कहाँ है एसबीसी। ये रहा, ठीक है। इसको पहले प्ले करके हम लोग थोड़ा देख लें कि इसमें सिटी है या नहीं है। नहीं है, इसमें भी सिटी नहीं है, मतलब आपको सिटी ढूंढना पड़ेगा। चलिए सिटी को हम लोग एक काम करते हैं, और भी हमारे पास में फोल्डर हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं। एक सिटीज का फोल्डर है, इसमें देखिए ये अंबाला सिटी मिल गया खोलते खोलते। तो इस अंबाला सिटी को हम लोग वेब पैड एडिटर के माध्यम से क्लिक कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, ताकि एडिटिंग में ही डायरेक्ट वहीं से हम लोग एडिटिंग भी कर लें। देखिए यहाँ पर आ गया, अब इसको प्ले करके देखिए सिटी कहाँ बोलता है। ओके, तो लास्ट में यहाँ पर सिटी है। अब मतलब ये पार्ट को हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा स्लो बज रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा और लगे तो अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा सा लाउड लगे तो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको एम्पलीफाई करेंगे। देखिए इसमें एडिटिंग टूल है ना, ये सारे फैसिलिटीज आपको मिल रहे हैं। अब इसको हमने सिलेक्टेड कर लिया इस रीजन को, ये सिटी वाला रीजन है, बट चाहते हैं कि थोड़ा सा लाउड बजे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे देखिए ऑप्शन है इफेक्ट। इफेक्ट में ऊपर में एम्पलीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है। जब एम्पलीफाई को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ पैरामीटर देगा गेन एडजस्ट करने का, गेन परसेंट। इसको हम लोग 200 या 300% करेंगे,
और फिर सुन के देखेंगे कि वाकई कितना फायदा पहुंचा है। ओपन कीजिए इसको, फिर अप्लाई कीजिए, देखिए ये बढ़ गया, ये जो इसके स्पाइक्स थे अब कितने ऊपर चले गए। तो ये काम हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके स्टेशन पे मान लो कोई ऑडियो फाइल प्रॉपर नहीं बज रही हो, लगता है कि काफी दबी दबी आवाज है इसकी, तो आप उसको एम्पलीफाई करके उसके गेन को बढ़ा सकते हैं और फिर सुन के देखिएगा, वाकई अच्छा लगेगा। अब ये पहले से ज्यादा आपको लाउडर हो गया। अब इसको हम लोग फिर वही सेव सिलेक्टेड रीजन एज, राइट क्लिक करके जो ऑप्शन मिल रहा था हमें उसको लेके अब इसको सिटी के नाम से सेव करेंगे। ठीक है, सिटी, ओके। इसको भी हमने डेस्कटॉप पे सेट कर दिया। मतलब अब हमारे पास में 3 फाइलें आ चुकी हैं, गाजीपुर और सिटी। अब तीनों को हमें मिक्स करना है, मर्ज करना है। तो ये देखिए एडिटिंग टूल है, कैसे किसी का सर लिया, किसी का पैर लिया, किसी का हाथ लिया और उसको जोड़ के अब हमें पूरा एक इंसान तैयार करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमने जो रॉ फाइल्स थी हमारी वो तो हमने रेडी कर ली। हमने डेस्कटॉप पे 3 फाइलें रेडी करके रख ली हैं। एक गाजीपुर का गाजी, सिटी, हाँ ये गाजी रहा। तीन फाइलें जो है हमारी अब तैयार हो गई। अब इनको मिला के हमें गाजीपुर सिटी रेडी करना है। तो वापस हम लोग उसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, लेकिन अब तरीका थोड़ा बदलेगा। अभी तक हमने कट किया है, अब हम लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हमारे पास में देखिए ये जो होम है, होम के बगल में एडिट का ऑप्शन है। होम के बगल में एडिट का ऑप्शन है। एडिट को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ज्वाइन का एक ऑप्शन दिख रहा है। ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो बैच ज्वाइन दिख रहा है। ओके, ये स्टेप्स ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर जब ये वेब एडिटर का जब सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से खुलता है। जब हमें ज्वाइन करना होता है तो हमें ये होम के बगल में एडिट में जाना पड़ेगा। एडिट के पास नीचे देखिए ज्वाइन लिखा हुआ है, इसको एक बार क्लिक करेंगे तो पूछेगा बैच ज्वाइन। हमें 3 अलग अलग फाइलों को ज्वाइन करना है, इसलिए बैच ज्वाइन पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमें इसको यस करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से एक विंडो आ जाएगा। अब इस विंडो में आपको वो तीनों फाइलें ऐड करनी है। तो ऐड करने के लिए नीचे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन ऐड फाइल्स या ऐड फोल्डर। हमें क्या करना है, हमें फाइल्स को ऐड करना है, तो हम लोग इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल ऐड फाइल्स को क्लिक करेंगे और पाथ को सिलेक्ट करेंगे कि वाकई वो 3 फाइलें हमारे कहाँ पे रखी हुई हैं, वहां से हमें इनको लेना है। अब चलिए 3 ये फाइलें हमारे पास में है, सिटी, गाजी और पुर, तीनों को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ ओपन कर दिया। तो ये तीनों चीजें यहाँ आ गई, ये तीनों चीजें यहाँ आ गई। बट इसमें क्या ध्यान रखना है, को अपने को कंपाइलेशन करना है एक अलाइनमेंट करते हुए एक सीक्वेंस में। तो हमें पहले गाजी चाहिए, तो पहले गाजी को सिलेक्ट करके इसको ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस वाले में आ गया। पहले ये तो था कि आपका ऐसे ही एटेंडम जैसे तैसे थे। अब इसको हमें एक लाइन से सजाना है इस वाले फोल्डर में, इस वाले साइड में। तो गाजी को हमने सेलेक्ट किया, ऐड किया, तो गाजी इधर आ गया, गाजी डॉट वेब। अब की पूर को चाहिए तो पूर वाले को हमने ऐड किया तो पूर इधर आ गया। इस पर सिटी को ऐड करेंगे, सिटी वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, अब करना ये होता है, ये तीनों तो एक लाइन में अब असाइंड हो गए, एक लाइन जैसे हो गए। अब इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करके देखेंगे कि वाकई ये कैसे सुनाई देते हैं। चलिए ज्वाइन करके देखते हैं। जब ज्वाइन पे मैंने क्लिक किया तो ये गाजीपुर सिटी का पूरा देखिए एक ही फाइल बन गई। अब इसको प्ले करके देखिए। अब इसमें थोड़ा सा शब्दों का वो आप देख रहे होंगे कि सिटी जो है किसी और लेडी की आवाज है, गाजी किसी और की है, पुर किसी और की है। अब यही चीजों को थोड़ा सा ध्यान हम लोगों को रखना होता है कि अगर तीनों सेम आवाज वाली अगर हमें फाइल मिल जाए और उसके बाद हम लोग एडिटिंग करें तो अचानक से कोई भी सुन के ये नहीं कह सकता कि ये आपने बनाया है, लगेगा कि ये तो ओरिजिनल स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन ध्यान में रखना पड़ता है कि तीनों जो आवाजें हैं या जो भी आवाजें आप यहाँ मैच करके बनाना चाहते हो सिंगल फाइल, वो
एक ही लेडी की हो, ताकि उतार चढ़ाव जो हार्मोनिक्स है, जो मेलोडी है, वो यूनिफॉर्म हो जाए, एक ही जैसा लगे। अब इसमें आप सुनोगे तो थोड़ा आपको फील तो हो ही रहा होगा। आपको लग रहा है कि गाजी जो है वो कहीं और से लिया हुआ है, ऐसा है। तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि अभी लग रहा है कि गाजी और पूर्व में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इस एरिया को आप देख रहे हो, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ बीच में गैप ज्यादा दिख रहा है। आप इस एरिया को थोड़ा सेलेक्ट करो और इसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, देखिए रेड कलर का ये कर्सर है, यहाँ पे कर्सर जो है रेड कलर का दिखता है। आप क्या करोगे कि ये इसको इस तरीके से सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो रीजन है ना, इसको आप डिलीट कर सकते हो। आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट पे ऑप्शन पे जाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये देखो चिपक गया, ठीक है। अब मैं वापस एक बार शुरू से सुन के देखता हूँ कि गाजीपुर अब कैसा लगता है। ठीक है, समहाउ पहले से बेटर है। तो आप ऐसे ही एडिटिंग कर सकते हैं। ज्यादा जगह दिख रही है कि लगता है कि गैप ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको ऐसे ही सिलेक्ट करके उसको कट करके या डिलीट करके हटा सकते हैं। अगर लगता है कि दो शब्द बिल्कुल पास पास में आ गए हैं, तो आप उन दोनों शब्दों के बीच में साइलेंस भी ऐड कर सकते हैं। साइलेंस ऐड करने से क्या होगा कि वो अब स्पष्ट तरीके से सुनाई देंगे। ठीक है, अभी अभी हमने क्या किया, गाजीपुर सिटी एक फाइल रेडी कर लिया है। अब इसको हम लोग सेव एज करेंगे, इस पूरे फाइल को एक अलग नाम से। इसको नाम देंगे सेव फाइल एज। देखिए पूछ रहा है कि क्या नाम देना चाहते हो, तो फिलहाल डेस्कटॉप पे ही हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, GCT, गाजीपुर सिटी GCT। ओके, GZC होता है या GCT होता है, आई डोंट नो, मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ इसमें, बट जो भी हो, हमने एक सिंबॉलिक बस एक नाम लिया है। GZC होता है ऐसा या GCT होता है, कुछ भी तो है। अब ये जो फाइल हमने सेव की ना, अब ये सेव हो गई है gct.web के नाम से, जिसका उपयोग हम लोग अपने अनाउंसमेंट सिस्टम के लिए कर सकते हैं। अब इसी फाइल को हम चाहते हैं कि नहीं, इसी फाइल को हम एक और नाम से सेव करें, और वो नाम रखेंगे हम लोग, अब की बार फुल वाला नाम रखेंगे, पूरा गाजीपुर पूरा लिखेंगे, गाजीपुर सिटी। ठीक है, इसको भी सेव कर देंगे। इसका फायदा पता है क्या है? इसका फायदा ये होता है कि अगर आप दो अलग अलग नाम से अगर फाइलें बनाते हो, तो डेटाबेस में अगर किसी ने पूरा गाजीपुर लिख दिया, तो वो जो पूरा नाम लिखा हुआ है गाजीपुर, उससे मिलता जुलता ऑडियो फाइल अगर हमारे सॉफ्टवेयर में होगा तो ही वो प्ले करेगा। क्योंकि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर में एक ड्रॉबैक है कि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो फिर वो सॉफ्टवेयर उस फाइल को पिकअप नहीं करता। आपने डेटाबेस में लिख दिया गाजीपुर में जेड इस्तेमाल कर लिया, GAZIPUR, और मैंने ऑडियो फाइल बना दिया है GAJIPUR गाजीपुर, तो वो मिसमैच होने की वजह से अनाउंसमेंट में काम नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप ऑडियो फाइल बनाएं, तो स्टेशन कोड वाला फाइल जो है सबसे प्राइमरी रखें। स्टेशन कोड वाला फाइल तो, क्योंकि अब एडीआई तो एडीआई ही होना है ना। एडीआई में स्टेशन कोड तो इंडिया में भी कहीं भी चले जाओ एडीआई ही लिखेगा लोग, तो ADI.wave की फाइल होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अहमदाबाद जो होता है, अहमदाबाद को लिखने के हजारों रास्ते हो जाते हैं। जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है वो कुछ और स्पेलिंग लिखेगा। अगर गुजराती लोग हैं तो अहमदाबाद बोलते हैं, तो वो इंग्लिश में भी अहमदाबाद लिख देंगे, बोलते भी अहमदाबाद हैं, तो इंग्लिश जब लिखने जाएंगे तो अहमदाबाद लिखेंगे। तो अहमदाबाद की फाइल अगर होगी तो ही तो आपको वो पिकअप करेगा ना। इसलिए हम लोग स्टेशन कोड के नाम से ही सेव करके फाइलों को रखते हैं, ताकि सभी के लिए वो कॉमन रहे, सभी के लिए यूनिफॉर्म रहे। फिर भी ऐसा कोई स्टाफ जिसको स्टेशन कोड से ज्यादा मजा आता है कि मुझे फुल नेम लिखने में, तो उनके लिए मैंने ये काम किया, गाजीपुर पूरा लिखा। लेकिन पूरा लिखिएगा, आप हमेशा परेशान रहिएगा इस, क्योंकि लिखने में कोई जाता नहीं है ना किसी को। PUR की जगह पे कोई POOR लिख दिया, फिर क्या होगा? फिर तो वो फाइल जो है पिकअप नहीं होगी वहां से।
इसलिए हम लोग हमेशा स्टेशन कोड से ही फाइलों को सेव करें, स्टेशन कोड के नाम से ही। चलिए, अभी आपने क्या सीखा कि कैसे हमने वेबपैड एडिटर का उपयोग करके एक नया स्टेशन का ऑडियो फाइल बनाया जिसका नाम था गाजीपुर सिटी। उसके लिए हमने 3 अलग अलग ऑडियो फाइल्स लिए। गाजियाबाद से गाजी कट किया, फिर नागपुर से पुर को कट किया, और अंबाला सिटी से सिटी को कट किया। और ये तीनों कट करने का जो काम था हमने इसी एडिटिंग टूल से किया, और फिर तीनों को यहाँ लाके इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने उसको ज्वाइन करके एक गाजीपुर सिटी की फाइल क्रिएट कर ली। अब क्रिएट कर देने से तो नहीं होगा ना, अब जो भी फाइल हमने यहाँ बनाया है इसको हमें ले जाके वापस उस अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर के फाइल में पेस्ट भी करना पड़ेगा। तो अभी गाजीपुर सिटी की जो फाइल हमने बनाई उसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ वापस उसी पीएस के फोल्डर में जहां पर कि हमारे ये सारे सॉफ्टवेयर्स और फाइल्स रखी हुई हैं। उसमें से हमने ये फोल्डर दिखाया था आपको, वेब वाला। वेब में स्टेशन का फोल्डर है। स्टेशन के फोल्डर के अंदर आके आप उसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। कहाँ गया, कॉपी नहीं हुआ लगता है। चलिए इसको पहले कॉपी कर लें, फिर उसके बाद यहाँ आके पेस्ट कर लें। देखिए अब ये गाजीपुर सिटी यहाँ पेस्ट हो गया, बट गाजीपुर सिटी यहाँ पेस्ट नहीं करना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये फुल नेम वाला है ना और ये स्टेशन कोड्स वाले हैं। तो फुल नेम वाला हमारे पास में एक और फोल्डर है जिसका सिटीज नाम रखा हुआ है। हम लोग गाजीपुर सिटी वाले को यहाँ पेस्ट करेंगे। देखिए गाजीपुर सिटी आके यहाँ पेस्ट हो गया है। ये फुल नेम वाला फोल्डर है, इसमें स्टेशन के सारे फुल नेम्स लिखे हुए हैं। हमें स्टेशन कोड वाले को स्टेशन फोल्डर में डालना है। तो जीसीटी का वाला ढूंढे, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। इसको हमने यहाँ कॉपी किया, स्टेशंस वाले फोल्डर में पेस्ट कर दिया। ये जीसीटी आके पेस्ट हो गया। अब इसका उपयोग आप अपने अनाउंसमेंट के लिए कर पाएंगे। मतलब बनाया आपने कहीं और, बट आप लाके अब जब यहाँ डंप कर दिया इस फाइल को, तो आप इसको अब अपने अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर में आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज सीख लेते हैं इसी एडिटिंग टूल के माध्यम से ट्रेन के नंबर वाले फाइल्स बनाने। अभी ये तो हमने स्टेशन वाला बताया कैसे कट करते हैं और जोड़ते हैं। सेम इसी फंक्शन पे हम लोगों को ऑडियो फाइल्स क्रिएट करनी होती हैं ट्रेन के नंबर वाले, 5 डिजिट वाले। ये 5 डिजिट वाले नंबर वाले फाइल्स कहाँ मिलेंगी, देखिए ये हमारा अनाउंसमेंट सिस्टम वाला जो फोल्डर था जिसमें सारी ऑडियो फाइल्स रखी हुई हैं, उसी में एक फोल्डर है जिसका नाम है TRNAME, ट्रेन नेम। इस फोल्डर को जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आप जब इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो देखिए बहुत सारे ट्रेनों के 5 डिजिट वाले नंबर यहाँ आपको दिख रहे होंगे, और हर एक ट्रेन के फाइल के आगे एक सफिक्स लगा हुआ है EGH, E फॉर इंग्लिश, G फॉर गुजराती, H फॉर हिंदी। तो अगर हम लोग मान लो गुजरात रीजन में है तो हमें यहाँ के क्षेत्रीय भाषा का भी इस्तेमाल करना है अनाउंसमेंट के लिए, तो हमें गुजराती भाषा में भी ऑडियो फाइल बनानी है। और ये ऑडियो फाइल रिक्वायर्ड होती हैं हर एक अनाउंसमेंट्स के लिए, चाहे IPIS का सॉफ्टवेयर हो, चाहे ये जो मैं अभी सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा हूँ स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर नॉन IPIS वाला, इसमें भी ऐसा ही आपको ऑडियो फाइल बना के रखना होता है। ठीक है, अब ये 5 डिजिट की फाइल बनेगी कैसे, तो सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है वो देख लेते हैं। पहले तो जो ट्रेन का नंबर है वो 5 डिजिट का है। मान लो हमारा ट्रेन का नंबर है 1 2 3 4 5, मतलब हमें 5 डिजिट चाहिए इंग्लिश के भी, 5 डिजिट चाहिए हिंदी के, और 5 डिजिट चाहिए गुजराती के। फिर उसके बाद हमारी ये जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है ये भी हम चाहते हैं कि अपनी ऑडियो फाइल में डाल दें। मान लो ये बांद्रा से जयपुर जाती है, तो बांद्रा
का ऑडियो फाइल चाहिए, स्टेशंस वाले फोल्डर में है। जयपुर का ऑडियो फाइल चाहिए, वो भी हमारे पास में ऑडियो फोल्डर में मिल जाएगा स्टेशंस कोड के। और अब ये एक्सप्रेस है कि सुपर फास्ट है कि दुरंतो है, क्या है, इस एक्सप्रेस, सुपर फास्ट और दुरंतो बोलने वाली भी फाइल चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 बांद्रा जयपुर सुपर फास्ट, इतनी सारी फाइलों की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी अगर हमें ऑडियो फाइल बनाना है 1 2 3 4 5 ई या 1 2 3 4 5 जी या 1 2 3 4 5 एच। ठीक है, तो ये मान लो कि अप के लिए 3 फाइलें हो गई, अप डायरेक्शन के लिए। तो डाउन डायरेक्शन के लिए भी हमारी ऑडियो फाइल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 होगा। उधर से मान लो 5 बन के आ रही थी तो इधर से 6 बन के जाएगी। तो 1 2 3 4 6, तो मतलब 6 का भी हमें ऑडियो फाइल चाहिए होगी। यानी 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स के ऑडियो फाइल चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती के। और साथ ही साथ ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है अगर हम ये बताना चाहते हैं, या उस ट्रेन का कोई मान लो कि स्पेशल नाम है, जैसे शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, हमसफर, है ना, ऐसे बहुत सारे ट्रेनों के नाम के भी फाइल अपने को रिक्वायर्ड होती हैं और वो उसमें ऐड करना पड़ता है। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे फोल्डर हैं यहाँ पे। जैसे ये डिजिट्स वाले तो दिख रहे हैं आपको, 0 से लेकर 9 तक के दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। स्टेशंस कोड में स्टेशंस वाले सारे फोल्डर हैं। ट्रेन टाइप्स का एक फोल्डर है हमारे पास में जिसमें अलग अलग टाइप के ट्रेन्स की ऑडियो फाइल यहाँ मौजूद हैं, शताब्दी, दुरंतो, राजधानी, इस तरीके से। तो आप जितने भी ऑडियो सुनते हैं अनाउंसमेंट के टाइम पर, छोटे से छोटे शब्द, छोटे से छोटे आवाजें, सबका ऑडियो फाइल यहाँ उपलब्ध होना चाहिए आपके इस सॉफ्टवेयर में, इस सॉफ्टवेयर फोल्डर में। वो छोटी से छोटे शब्द, सभी का ऑडियो फाइल यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। अब इसमें डीएमयू, डीआरएम स्पेशल, ईएमयू, जीएम स्पेशल, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। आप इनका उपयोग आप अपने हिसाब से कर सकेंगे। तो चलिए एक फाइल मैं आपको बना के दिखाता हूं और उसको फाइनली प्ले करके देखेंगे कि वो बजता है तो कैसा लगता है। और उसको फिर बनाने के बाद हम लोग इसी वापस आके फोल्डर में, ये जो वेव के अंदर जो टीआर नेम का जो फोल्डर है, इसके अंदर डंप करेंगे, तब जाके ये अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर पर वर्क करेगा। ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं आपका वेब पैड एडिटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी हमें चाहिए ट्रेन नंबर बनानी है हमें 1 2 3 4 5 और इंग्लिश वाली। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एडिट ऑप्शन में, जैसे 3 फाइलें हमने ज्वाइन की थी वैसे ही अब बाकी सब फाइल भी ज्वाइन होंगी। ऐड फाइल्स में आएंगे। ऐड फाइल्स में आने के बाद अब आपको वो सारे फाइल्स कहाँ रखी हुई हैं वहां जाइए। सी ड्राइव में है ना, सी ड्राइव में आने के बाद अब जरूरी नहीं है कि सी ड्राइव में ही हो, ये ऑडियो फाइल आप जहां रखे हो, पेन ड्राइव में भी रखे हो तो पेन ड्राइव से भी ले सकते हैं। अपने को पाथ देना है, पाथ हमारे हाथ में है कि हम इन फाइलों को कहां से उठाएंगे। चलिए वन वन को हमने सिलेक्ट किया, देखिए 1 आ गया। अब हमें 2 चाहिए तो यहां से हमें 2 को भी चाहिए। अब इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश ही लेना है, ध्यान रखिएगा। हिंदी बनानी हो तो हिंदी वाली लेनी होगी। फिर 3, उसके बाद 4 ई हो गया। उसके बाद 5 ले लिया हमने। अब हमें चाहिए, ये ट्रेन बांद्रा से जयपुर जाती है तो हमें बांद्रा की फाइल चाहिए बीडीटीएस की। वो कहाँ मिलेगा, इस स्टेशन वाले फोल्डर में। तो स्टेशन वाले फोल्डर से हम लोग बीडीटीएस ढूंढेंगे। बीडीटीएस कहाँ है, यहाँ रहा बीडीटीएस। ओके, अब ये जाती है जयपुर को, तो हम जयपुर को भी चाहते हैं कि ऐड कर लें इसमें। तो जयपुर मान लो जेपी लिख देते हैं, वहां से डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, जयपुर हो गया। अब ये सुपर फास्ट है तो हमें सुपर फास्ट की भी फाइल चाहिए होगी, क्योंकि सुनाना है ना अनाउंसमेंट में। जो भी आप छोटी से छोटी बड़ी बड़ी फाइलें जो आप प्ले कर रहे हो, सबका ऑडियो फाइल हमें कंपाइलेशन के लिए रेडी रखना होता है। तो देखिए सुपर फास्ट के लिए आपके पास में यहाँ फिलहाल सुपर फास्ट मुझे लगता दिख नहीं रहा। चलो एक्सप्रेस ले लेते हैं ना, एक्सप्रेस तो होगा, हाँ एक्सप्रेस है। ओके, अब ये फाइलें हमारी जितने भी रॉ फाइल्स थी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सब हमने ले ली।
अब इनको हम चाहते हैं अलाइन करना एक सीक्वेंस में। अब पहले से हमने सीक्वेंस में लिया हुआ है तब तो डायरेक्ट ऐड ऑल कर देंगे तो चलेगा। ये देखो इधर हमने पहले रॉ फाइल्स ली, फिर उसको अलाइन किया है। अभी आप इसको पढ़ोगे तो 1 2 3 4 5 बांद्रा जयपुर एक्सप्रेस लग रहा है। हाँ, अब अपने को करना यह है जो पहले हमने नहीं किया था, इसमें अपने को करना है इंसर्ट साइलेंस। ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट साइलेंस। इंसर्ट साइलेंस में क्या करना है, ये जो 1 2 3 4 5 ये जो फाइल्स हैं इनके बीच में हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा गैप रहे ताकि पैसेंजर को सुनने में बिल्कुल असुविधा ना हो, उनको क्लैरिटी मिले कि कौन सी नंबर को अनाउंस किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में 80 मिली सेकेंड का 70-80 मिली सेकेंड का हम लोग एवरेज गैप रखते हैं। 1 के बाद 2 जब बोले ना उसके बीच में 80 मिली सेकेंड का गैप रखेंगे और 80 मिली सेकेंड करने के बाद फिर हम लोग यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर देंगे। अभी देखिए जो हमने फाइलें उठाई थी 1 2 3 4 5 वाली, वो सब आपको यहाँ पर एक शायद साथ दिखने लगी। अब इसको आप प्ले करके एक बार सुन के देखिए कैसा लग रहा है। ओके, अब आपको लगता है कि नहीं एक्सप्रेस की जगह पे मैं मुझे सुपर फास्ट डालना है, तो आप इस एक्सप्रेस को कट करके यहाँ से या इसकी जगह पे आप सुपर फास्ट भी डाल सकेंगे। ठीक है, आपको चाहिए कि नहीं बांद्रा जयपुर के बाद शताब्दी बोलना है, राजधानी बोलना है, तो आप इस दो फाइलों के बीच में आप क्लिक करके देखिएगा ये रेड कलर का कर्सर आ गया। इस रेड कलर के कर्सर के ऊपर आप जब राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर इंसर्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा। आप मान लो यहाँ पे ऊपर में दिखा देता हूं मैं, यहाँ इंसर्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट फाइल में 3 आपको लोकेशन बता रहा है, ये कहाँ चाहिए, बिगिन, करंट और एंड। बिगिन का मतलब होता है बिल्कुल शुरू में, मतलब ये इधर की तरफ में, यहाँ इसको कहते हैं बिगिन। ये जीरो, जहां से जीरो आपका मिली सेकंड स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से इसको कर्सर मान लो कि बिल्कुल शुरू में आ जाएगा तो इसको कहते हैं बिगिन। अगर अंत में चला गया कर्सर सबसे पीछे तो उसको कहते हैं एंड। और कर्सर अगर बीच में यहाँ पे कहीं भी हो सके उसको कहते हैं उसको करंट। तो बिगिन, एंड करंट। हमें अगर इस लोकेशन पे करंट लोकेशन पे कोई फाइल ऐड करना है तो हमें यहाँ कर्सर को क्लिक करना पड़ेगा। अगर शुरू में सबसे शुरू में कुछ फाइल ऐड करनी है तो बिगिन वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर अंत में करना होगा तो यहाँ करना होगा बिल्कुल राइट साइड में। ठीक है, अब इसको प्ले करने के बाद हम क्या देखा, हमने प्ले करने के बाद हमने ये देखा कि बिल्कुल एक यूनिफॉर्म वे में बज रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर हमें अगर लगता है कि नहीं हमें थोड़ा यहाँ सेपरेशन बढ़ाना चाहिए, 1 और 2 के बीच में थोड़ा और गैप बढ़ाना चाहिए, 2 3 के बीच में गैप बढ़ाना चाहिए, या पहले से गैप ज्यादा है उसको कम करना है, जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गैप ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। पहले इसको सिलेक्ट करके और डिलीट, कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हो आप। डिलीट जैसे ही मैंने क्लिक कीबोर्ड से प्रेस किया, ये जो सेपरेशन था, जो साइलेंस था, साइलेंस जोन, इसका ड्यूरेशन मैंने कम कर दिया। यहाँ भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा है, इसको भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ऐसे करके आप मैनुअली एडिट कर पाओगे और फिर सुन के देखोगे आपकी कैसा लग रहा है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप इसमें चाहते हो कि नहीं मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा डिलीट कर दिया, मुझे थोड़ा और इसमें स्पेस देना चाहिए था, तो आप ऐसे ही कर्सर को यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक नीचे ऑप्शन आता है इंसर्ट साइलेंस, दिख रहा है क्या आपको ये वाला ऑप्शन? दिख रहा है सर। हाँ, तो इंसर्ट साइलेंस में बिगिन, करंट और एंड दिया हुआ है, तो हमें करंट वाले लोकेशन को चूज करना है। तो करंट पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आ गया। इस पे आपको कहेगा कि आप कितना साइलेंस ऐड करना चाहते हो, तो हमने पहले से कुछ 30-40 कर रखा है तो चलो 20 और कर देते हैं। 20 मिली सेकेंड डालेंगे तो देखिएगा कैसे ये शिफ्ट हो जाएगा। देखिए शिफ्ट हो गया, हल्का शिफ्ट हो गया। अब इसको सुन के जब सुनेंगे ना तो अब लगेगा कि हाँ इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, सुनने में हमें थोड़ा ज्यादा स्पष्ट लग रहा है। तो ये सब चीजें अपने को जब फाइल बनाते हैं ना तो ध्यान रखनी होती है। एक दो बार प्ले करके देखना होता है कि वाकई हमें अच्छा लग रहा है तो पैसेंजर को भी अच्छा लगेगा।
या उनके हिसाब से आप सोच के देख लो कि उनको क्या चाहिए, उनको कैसा अच्छा लगेगा। तो अब आप प्ले करके देखेंगे। अब ये फाइल मेरी कंप्लीट रेडी हो गई है इंग्लिश भाषा में, मतलब 1 2 3 4 5 ट्रेन का इंग्लिश वर्जन फाइल रेडी है। तो अब इसको हम लोग सेव करेंगे, सेव एज करके सेव एज करेंगे और इसको सेव करेंगे हम लोग डेस्कटॉप पे ही, है ना। अभी डेस्कटॉप पे कर लेते हैं फिलहाल 1 2 3 4 5 और इसमें लगाएंगे ई आगे। ये सब जगह नहीं लगाना होता, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अभी लेटेस्ट जो आईपीआईएस के जो सिस्टम आ रहे हैं ना, उसमें ऑडियो फाइल में ई लगाने की जरूरत नहीं है, एच लगाने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने क्या किया है कि फोल्डर ही अलग कर लिया है, इंग्लिश का फोल्डर अलग बना दिया है, हिंदी का फोल्डर अलग बना दिया है, और रीजनल भाषा का फोल्डर अलग बना दिया है। आपको बस इतना लिख के सेव कर लेना है, और आपको पता है ना कि ये इंग्लिश की फाइल है, तो आपको इंग्लिश वाले में ले आके पेस्ट कर देना है। अगर आपने हिंदी की फाइल बनाई तो हिंदी वाले फोल्डर में डाल देना है। बट ये पुराना सॉफ्टवेयर है जो इस पे मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये पुराना सॉफ्टवेयर है, इसमें हमें EGH वगैरह सफिक्स लगाने पड़ते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ई नाम का ऑडियो फाइल आपने क्रिएट कर दिया है, इसको सेव कर दिया हमने। डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे, डेस्कटॉप पे हमें ये फाइल दिखेगी, ये रही डेस्कटॉप पे फाइल। इसको आप प्ले करके चाहो तो बाहर भी देख सकते हो मीडिया प्लेयर के माध्यम से। अभी तक तो आपने वेबपैड एडिटर पे इसको प्ले करके देखा था, अब इसको आप विंडोज मीडिया प्लेयर या दो भी मीडिया प्लेयर आपके कंप्यूटर में चल रहे हो पहले से, VLC मीडिया प्लेयर, आप उसमें भी इसको प्ले करके देख सकते हो कि कैसा लगता है सुनने में। अब ये आपका एक फाइल मुझे लगता है कि चारों तरफ से अब इसमें कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है, ये सही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी तक हमने ये सेशन कोड वाले को कॉपी करके पेस्ट किया था PS वाले फोल्डर में, वैसे ही इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से। C ड्राइव में हमारा वो जो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है जहां पर की वेब फाइल्स रखी हुई हैं, उसमें एक फोल्डर है TR नेम करके, ट्रेन नेम, इसमें लाके हमें इसको पेस्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 को हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये तो सिर्फ इंग्लिश की फाइल है, अभी हमें 1 2 3 4 5 का गुजराती फाइल भी बनाना होगा, हिंदी फाइल भी बनाना होगा। अगर आप मान लो महाराष्ट्र साइड में है तो मराठी में फाइल बनाना होगा, अगर पंजाब के साइड में है तो पंजाबी में। ओके, तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग भाषाओं की फाइल बना के यहाँ डंप करेंगे। तो ये एक डायरेक्शन का हो गया। अब ऐसे ही हम लोगों को दूसरे डायरेक्शन का भी बनाना पड़ेगा। तो दूसरे डायरेक्शन का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेब पैड एडिटर का सहारा लेंगे। करना कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। अब जब उधर से जब ट्रेन डाउन डायरेक्शन से जब लौट के आएगी तो 5 की जगह पे 6 हो गया रहेगा, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर 6 वाले फाइल को ऐड कीजिए। कैसे, कर्सर लाके राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट फाइल एट करंट पे आएंगे। इंसर्ट फाइल एट करंट पर आने के बाद हमें 6 को इंट्रोड्यूस करना है, तो पहले तो ढूंढिए 6 हमने रखा कहाँ है। तो चलिए C ड्राइव में हमारी वेब की जो फोल्डर्स है उसी में हमें वो डिजिट मिलेगा 6 वाला। सेम पाथ को हम लोग फॉलो करते हुए आगे जाएंगे। अब यहाँ पर 6E वाला ढूंढेंगे, देखिए कहाँ 6E है, हाँ। अब ये सुन के देख लीजिए 6 बज रहा नहीं बज रहा। ओके, ये थोड़ा लगता है मुझे कि कमजोर लग रहा है, इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करता हूं मैं। राइट क्लिक किया, इफेक्ट, एम्पलीफाई, 300% है, 400% कर देते हैं। चलो थोड़ा अब और अच्छा लगेगा सुनने में। ओके, 1 2 3 4 5 6 मतलब हमने डाउन डायरेक्शन के लिए 5 वाले फाइल को ही थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की है। अब डाउन डायरेक्शन में क्या होगा, बांद्रा जयपुर की जगह पे अब जयपुर बांद्रा हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, इधर जयपुर को कट करेंगे, इधर देखिए हमने जयपुर को कट किया। जयपुर को कट करने के बाद इसको यहां कर्सर लाके अब यहां पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते हैं तो क्या हुआ, जयपुर पहले आ गया, बांद्रा पीछे चला गया। अब एक बार सुन के देख लेंगे क्या हो रहा है। ओके, अब हमने 1 2 3 4 5 वाली फाइल में मॉडिफिकेशन कर लिया।
मॉडिफिकेशन करके हमने उसको डाउन डायरेक्शन के लिए भी बना लिया। अब उसको वापस हम लोग सेव एज कर लेंगे। सेव एज करेंगे, इस बार नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 6, 1 2 3 4 6 ई। ओके, और इसको डेस्कटॉप पे हम लोग सेव कर लेंगे, या डायरेक्ट आप चाहते हो कि ट्रियर नेम वाले फोल्डर में सेव कर दें तो ट्रेन नेम वाले फोल्डर में आके सेव कर लीजिए। अब देखिए आपने 1 2 3 4 5 6 ये दो फाइल आपने एक 4 5 के फाइल बनाई और एक 6 वाली बनाई, दोनों फाइल अब यहाँ पर टीआर नेम के फोल्डर में दिखने लगे। मतलब आपने बैकग्राउंड के सारे काम लगभग पूरे कर लिए। अब इसकी फाइनल टेस्टिंग बाकी है कि ये सॉफ्टवेयर में प्ले होता है या नहीं होता है। तो चलिए एक लास्ट ऑप्शन ये बचा है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर ओपन करना है ना, तो सॉफ्टवेयर ओपन करना है अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर। चलिए उसको हम लोग पहले करके देख लेते हैं। ये हमने एक सॉफ्टवेयर अनाउंसमेंट का यहाँ इंस्टॉल कर रखा है, इसको हम जरा क्लिक करें, ओपन करके देखें। इस तरीके से पूछेगा। अब इसमें क्या आईडी और क्या यूजर नेम और पासवर्ड आपने बनाया है, ये उसके हिसाब से आप इसको ओपन कर पाएंगे। एडमिन एडमिन में करना है या ऑपरेटर ऑपरेटर में करना है, वो आपके ऊपर है। चलिए अब सबमिट में जाके ये पेज खुल गया। ओके, अब हमें ढूंढना है कि 1 2 3 4 5 जो हमने जो ट्रेन का फाइल तो रेडी कर दिया, क्या वो डेटाबेस में भी उसका डिटेल कुछ है। तो डेटाबेस में डिटेल चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर ऐड ट्रेन इन्फॉर्मेशन में। ऐड ट्रेन इन्फॉर्मेशन में आएंगे, इसको क्लिक किया मैंने ऐड ट्रेन इन्फॉर्मेशन को, तो थोड़ा सा वेट करना होता है, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो है, तो इसकी जो लिस्ट है ना वो थोड़ी देर से खुलती है। ये लास्ट स्टेप है कंफर्मेशन का कि हमने जो ऑडियो फाइल बनाया है वो वाकई हमें प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर ऑडियो फाइल आपने बना दिया है तो प्ले जरूर होगा, अगर आपने डेटाबेस में सारे एंट्रीज बिल्कुल सही तरीके से किए हैं। तो आपने जो स्टेशन कोड्स बनाए हैं वो भी सही तरीके से बनाए हैं, जो लिखने का जो काम काज है वो सब भी बहुत अच्छे से किया है, तो फिर वो प्ले होगा ही होगा। थोड़ा रनिंग का इशू रहता है इसका, ये पुराना सॉफ्टवेयर है ना, थोड़ा अभी विंडोज 10 पे मैं यूज कर रहा हूँ तो मे भी थोड़ा समस्या आए। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए आ गया है ना, ये सॉफ्टवेयर आ गया। अब इसमें ये नीचे लिस्ट दी हुई है, इस नीचे लिस्ट में से आपको 1 2 3 4 5 ढूंढना है कि क्या वो पहले से हमने ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर किया होगा तो जरूर दिखेगा, नहीं किया है तो हमें वापस उसको फ्रेशली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो हमने नहीं किया है, तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हमने। ये हमारी जो ट्रेन है वो बीडीटीएस से जयपुर तक चलती है, तो बीडीटीएस जयपुर एक्सप्रेस लिख दिया हमने यहाँ। ओके, अब ट्रेन जो है ये बांद्रा से जयपुर जा रही है ना, तो ट्रेन फ्रॉम बीडीटीएस। अब इसमें से बीडीटीएस देखिए ढूंढिए, बीडीटीएस होना चाहिए। हाँ, बीडीटीएस को हमने यहाँ ऐड कर दिया। इधर जयपुर को ट्रेन टू यानी जयपुर जेपी को ऐड कर दिया हमने इधर। इसका टाइम फिलहाल मान लो कि आज 11:23 हो रहा, हमने 11:35 का टाइम दे दिया, और 11:37 पर ये डिपार्चर है इसका। ट्रेन टाइप में एक्सप्रेस है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये आएगी। ये मान लो आज अप डायरेक्शन की ट्रेन है, आज हम लोग इसको ऑल डे कर देते हैं फिलहाल, अगर मान लो रोज की ट्रेन है तो। और इसको सेव करेंगे। सेव करने से क्या होगा, रिकॉर्ड सेव लिखा, मतलब वो इस लिस्ट में अब आ गई होगी। एक बार हम इसको कंफर्म भी करना चाहें तो कंफर्म भी कर सकते हैं कि जो 1 2 3 4 5 जो है ना वो हमारे इस लिस्ट में आई कि नहीं आई। तो ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का इशू है, इसमें आपको थोड़ा सा हेजी लगेगा चेक करने में कि 1 2 3 4 5 सेव हुआ नहीं हुआ। देखिए नीचे हमने सेव किया था, नीचे आ गया है। अब इसको प्ले करके देखते हैं कि वाकई जो 1 2 3 4 5 ई का जो हमने जो इंग्लिश वाली जो फाइल बनाई थी वो प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोगों को अब इस ऐड ट्रेन इन्फॉर्मेशन को छोड़ के इसमें आना पड़ेगा, डेली ट्रेन इन्फॉर्मेशन में। और डेली ट्रेन इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो इस तरीके का विंडो आ गया। इसमें हम लोगों को क्लिक करना है ऐड ट्रेन फॉर प्ले। देखिए ये सॉफ्टवेयर बड़ौदा और रतलाम में चल रहा है, इसलिए आप लोग जो बड़ौदा रतलाम से हैं उसको थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे।
बाकी जगहों पे ये नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बेसिक फंडामेंटल है वो सबके लिए कॉमन ही रहता है। ओके, अब हमें 1 2 3 4 5 को ऐड करके चेक करना है ना, तो 1 2 3 4 5। ओके, देखिए ये जो डिटेल्स हमने अभी डेटाबेस में फीड किया था वो सब यहाँ दिखने लगा है। इसको हमने स्टेटस डाल दिया है, ऑन टाइम अराइवल, सेव किया, तो यहाँ सेव करने के बाद देखिए इस ऊपर की लिस्ट में आ गया। पहले तो कुछ भी नहीं था, अब ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इंग्लिश वाली फाइल है ना, हिंदी वाली हटा लेते हैं फिलहाल। तो अब इसको प्ले करेंगे, कि प्ले करने के बाद देखेंगे कि बचता है कि नहीं। मतलब कुछ समस्या है इसके सॉफ्टवेयर में, अगर ये सही तरीके से कंपाइलेशन के हिसाब से नहीं बज रहा है, इसका मतलब कुछ मिसिंग है। ओके, कुछ मिसिंग हो रही है। चलिए फिर से एक बार करके देख लेते हैं। सर इसमें वाया वगैरह तो डालना पड़ेगा ना सर? ये वाया का इसमें नहीं है, लेकिन जो इसके बाद के जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाए ना, ये संतोष इंटरप्राइजेस का सॉफ्टवेयर है, तो उन्होंने बाद में वाया का ऐड करने का ऑप्शन दिया था। ये मेरे पास पुराना सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, करीब ये 10 साल जैसे पुराने हो गए हैं। इसके बाद के उनके EXE जो आए हैं ना, उसमें वाया पॉइंट हैं, वो आप वाया भी डाल सकते हो। सर जब तक वो मास्टर में अपन वाया वगैरह नहीं डालेंगे तो वो प्ले नहीं होगा सर? एक्चुअली क्या है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पर वाया का जरूरत नहीं थी, इस वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वाया की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी आप लोग जो रतलाम में या इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसमें वाया पॉइंट है, उसमें वाया डालना पड़ता है। इसमें कुछ मल फंक्शनिंग हो रही है, कुछ इशू होगा सॉफ्टवेयर में। काफी पुराना सॉफ्टवेयर है ना, ये उतना रिलायबल भी नहीं है, लेकिन मैं बस सीखने के लिए, सिखाने के लिए थोड़ा सा इसको यूज करता रहता हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसा ही कुछ होता है। ये पूरा एक फॉर्मेट है, और फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा पता चला इसमें। चलो मैंने फेलियर पकड़ लिया क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली ये जो फोल्डर मैंने जो यूज किया है ना, ये PAS का, जिसके आधार पे मैं पूरा सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे ऑडियो फाइल्स नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी एक फेलियर है, अच्छा हुआ मैं भी यही देख लिया। ये मैंने जो फाइल्स जो रखी है ना, ये बस ऑडियो फाइल क्रिएट करने के हिसाब से रखी हैं, लेकिन पूरा जो फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारी ऑडियो फाइल्स अभी इसमें से मिसिंग है। जैसे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, या असुविधा के लिए खेद है, ये सब ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्द के बहुत सारे ऑडियो फाइल्स जो हैं अपने पास उपलब्ध होने चाहिए। तो ये जो ऑडियो फाइल जो अभी आप देख रहे हो ना, ये पूरे ऑडियो फाइल्स का सिर्फ 40% है। ये सिर्फ 40% है। पूरा ऑडियो फाइल तो लगभग 800 MB का है, 800 MB 700 MB के आसपास का साइज है। तो मेरे पास फिलहाल वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, वहाँ लैब में है, अपने लैब वाले PC में पूरा फुल फ्लेज में डला हुआ है, इसलिए वो पूरा क्लियरली नहीं बज रहा। नहीं तो स्टार्ट करता यात्रीगण कृपया ध्यान दे, या मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, उसके बाद वो ट्रेन नंबर सो एंड सो, और उसका पूरा एक फॉर्मेट जो है ना वो आपको सुनाई देता। तो ये ऑडियो फाइल्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से आपका जो है अनाउंसमेंट ब्रेक हो रहा है। तो ये भी एक तरह का फेलियर है। ये फेलियर क्यों है, बहुत बार हम लोगों को क्या होता है कि गलत हमने डेटा मान लो फीड कर दिया है डेटाबेस में, और वो मैच नहीं कर रहा हमारे ऑडियो फाइल्स से, तो सॉफ्टवेयर उसको स्कीप करके आगे बढ़ने लगता है। बहुत बार हम लोग स्टेशन कोड जो है वो कुछ और नाम से सेव कर दिए हैं, और हमने डेटाबेस में कुछ और नाम लिख दिया, तो भी मिसमैच होने की वजह से स्किप कर जाता है। ये जो सीक्वेंसेस जो आपको जो मिलने चाहिए, अगर वो ऑडियो फाइल मिसिंग है फोल्डर में से, तो भी नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, जब ऑडियो फाइल नहीं मिलती है जो उसको चाहिए, तो वो वहीं पर काम करना बंद कर देगा, फिर से आपको रिस्टार्ट करके सॉफ्टवेयर को चेक करने जाएंगे। बट पार्टिकुलर उस फाइल की रिक्वायरमेंट जब जब पड़ेगी ना, सॉफ्टवेयर आपका हैंग हो जाएगा या तो वो क्रैश कर जाएगा। इसलिए
हमारी कोशिश ये होनी चाहिए अनाउंसमेंट के लिए कि सारे हमारे जो रिक्वायर्ड जो फाइल्स हैं वो इस ऑडियो फोल्डर में उपलब्ध रहने चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। इसमें बहुत सारे फाइल्स ऐसे नहीं हैं जो कि अनाउंसमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं आज ऑफिस का पीसी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको पूरा फुल फ्लेज में दिखाता कि कैसे अनाउंसमेंट बजता है यात्रीगण कृपया ध्यान दें से लेके अंत तक। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ समझ में आया कैसे ऑडियो फाइल्स क्रिएट करते हैं, कैसे उसको डंप करते हैं और फिर कैसे उसको टेस्ट करते हैं। बहुत कुछ समझ में आया सर। नहीं, अच्छी बात है। आप लोग खुद से भी ऑडियो फाइल्स अब तो, क्योंकि क्या है कि अब तो बनाना ही पड़ेगा, अब तो सुपरवाइजर हो गए हैं तो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट तो होती रहती है। कभी कोई जीएम स्पेशल आ गया तो जीएम स्पेशल के हिसाब से अनाउंसमेंट करने होते हैं, डीआरएम स्पेशल के हिसाब से अनाउंसमेंट करने होते हैं, तो अपने को फाइल्स बनानी पड़ती हैं। बहुत बार क्या होता है, देखिए बहुत बार हम लोगों को स्पेशल मैसेजेस कुछ प्ले करने होते हैं और वो स्पेशल मैसेजेस हमारे पास में उपलब्ध नहीं होते, तो अपने को रिकॉर्डिंग करानी पड़ती है। लेकिन रिकॉर्डिंग करने के बाद हम चाहते हैं कि नहीं हमारे सॉफ्टवेयर में ही वो प्ले हो, अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर में प्ले हो, तो फिर अपने को थोड़ी बहुत और टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रखना होता है कि कैसे हम उस रिकॉर्डेड फाइल को वेव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें और वेव फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इस अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर डंप कर दें ताकि उसको हम इजिली प्ले कर पाए। अगर लगता है कि नहीं हमें सॉफ्टवेयर में प्ले नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट बी पैनिक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कोई मीडिया प्लेयर इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर। वीएलसी मीडिया प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है। हमें लगता है कि हमें हर एक स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट वाले जितने भी कंप्यूटर्स हैं ना, उनमें वीएलसी मीडिया प्लेयर जरूर रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है उसमें कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑडियो फाइल्स को वो प्ले कर पाता है, जो कि दूसरे ऑडियो में फाइल प्लेयर्स जो होते हैं वो नहीं कर पाते। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो सॉफ्टवेयर है वो आप हर एक स्टेशन जहां जहां अनाउंसमेंट होता है सब में इंस्टॉल कर दीजिए। जितने भी स्पेशल अनाउंसमेंट्स होते हैं, जैसे सेफ्टी से रिलेटेड, एलसी गेट से रिलेटेड, सतर्कता से रिलेटेड, या स्पेशल कोई कोई आजकल ऑडियो फाइल्स आते रहते हैं हेडक्वार्टर की तरफ से कि आप पैसेंजर को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है तो हमें अपने स्टेशन पे भी इसको प्ले करते रहना है। तो आप बहुत बार ऐसा हम लोग के पास में रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि हम लोग अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको प्ले नहीं कर पाते, उस पर्टिकुलर मैसेज को अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू प्ले नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर का अगर इस्तेमाल कर लें तो पैरेलली हम उसको भी प्ले करके चला सकते हैं। जैसे जब गाड़ी आ रही है तो अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर लिया, और जब गाड़ी चली गई, जब हमारा फ्री टाइम है, खाली टाइम है, तो हम लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर के थ्रू वो पर्टिकुलर मैसेज प्ले करा सकते हैं। फिर 2 या 3 बार रिपीट मोड में डाल दीजिए, 2 या 3 बार वो जब जैसे ही प्ले हो गया आप उसको बंद कर दीजिए, आप फिर से अपना अनाउंसमेंट सिस्टम चालू कीजिए। इसमें भी ऑप्शन है, इस अनाउंसमेंट सॉफ्टवेयर में भी एक ऑप्शन है बैच प्ले। दिखाता हूं मैं आपको, ये ऊपर में दिया हुआ है। यहाँ पे एक बैच प्ले का ऑप्शन है। ये इस बैच प्ले में देखिए बहुत सारे आपको स्पेशल मैसेज दिख रहे होंगे। अभी प्ले नहीं होगा क्योंकि ये सारे मैसेज अभी मेरे इस पीसी में नहीं है, बट आप वो स्पेशल मैसेज जो है यहाँ लाके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर वो बैच प्ले में आप चाहते हैं कि नहीं मैं बैच प्ले के थ्रू प्ले करना चाहता हूँ, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे और इसका करस्पॉन्डिंग जो ऑडियो फाइल है वो आपको डेटाबेस में असाइन करना पड़ता है। डेटाबेस को ओपन करके उसमें उसका पाथ हमें देना पड़ता है। ये जितने भी मैसेज आप देख रहे हो ना, सबके ऑडियो फाइल के पाथ डेटाबेस में हमें फीड करना पड़ता है, तभी ये बैच प्ले वाला जो विंडो है ये काम करेगा। जैसे ट्रेवलिंग विदाउट टिकट लिखा हुआ है, तो डेटाबेस को जब ओपन करेंगे तो वहां पर आपको स्पेशल मैसेज का एक टेबल है, उसमें जब जाएंगे ना तो ये ट्रेवलिंग विदाउट टिकट एज इट इज जैसे यहाँ लिखा है ना वैसे ही उस डेटाबेस में लिखना पड़ेगा या लिखा हुआ रहेगा। और अब ये इसको क्लिक करने से कौन सा फाइल प्ले हो उसका हमें वहां पे लिंकिंग करना पड़ता है। वहां पे हम लोगों को एक तरह से कह सकते हो
कि पाथ सेट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना, ये सॉफ्टवेयर सीधे उस फोल्डर में पहुंचेगा जहां पर कि वो फाइल रखी हुई है और उसको वो प्ले कर देगा, तो बैच प्ले होने लगेगा। फिर बैच प्ले में